the syllabus given by the NTA for JEE and NEET examination, in which we are going to do the different topics. Okay, और यहाँ से कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं from NCERT book, so we are going to do all. It is 0.322 divided by 0.322 plus 4.44, so that is equal to, तो जिसकी वजह से इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई एज कम्पेयर टू सॉलिबिलिटी यहाँ पे जो थी. सो दिस इज द रीजन, यहाँ पे इनके जो ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजन के सॉरी नाइट्रोजन के बबल्स क्रिएट होने लगते हैं. ओके, और ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कैपिलरीज को, एंड ये क्रिएट करता है स्पेशल कंडीशन जिसको हम बोलते हैं बेंड्स, क्योंकि A-A या फिर B-B इक्वल होगा A-B के. सो इन दैट सिचुएशन यू कैन से दैट हाँ ये आइडियल सॉल्यूशन है. वेलकम टू स्टडी इन स्क्रिप्ट एंड माई सेल्फ साकेत, एंड दिस इज द चैप्टर सॉल्यूशन फ्रॉम क्लास 12 केमिस्ट्री, एंड दिस इज द सिलेबस गिवन बाय द NTA for JEE and NEET examination, in which we are going to do the different topics. Okay, और यहाँ से कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है from NCERT book, so we are going to do all, and this is the reprinted edition 2024 and 25 जो कि सबसे current edition है जो uploaded है on the website of NEET. Okay, so let's get started with the introductory part of the solution chapter. So first important thing here is what is the meaning of solution. देखो, solution is nothing but a mixture of solvent, और ये solvent क्या होगा, सपोज करो ये solvent है liquid, when it get mixed with the solute, और यहाँ पे जो solute है that may be a gas, a solid or a liquid, and all this is happening through the homogeneous process. Okay, और यहाँ पे homogeneous mixture create होता है. This is only the solution जो कि तुम definition से समझ सकते हो. ठीक है, so let's read the introductory part. In normal life, we rarely come across a pure substance. Most of this are mixtures containing two or more pure substances. Their utility or importance in life depends upon their composition. अब उसकी importance क्या है, अब देखते हैं. तो पहला जो हमें मिलता है ना, सपोज करो हम अलॉय के बारे में देखते हैं, तो ब्रास, देन जर्मन सिल्वर, देन ब्रॉन्ज. ओके, सो चलो अब इनके हम कंपोजिशन को लिख सकते हैं. दे माइट कम इन द एग्जामिनेशन इन द फॉर्म ऑफ द मेथड कॉलम या फिर स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो कीप इन माइंड, यहाँ पे जो ब्रास होता है दिस इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर, और यहाँ पे मिक्सचर किसका है, कॉपर प्लस जिंक. द नेक्स्ट वन वाज द जर्मन सिल्वर. यहाँ पे काफी हद तक कंपोजिशन सेम है ब्रास की तरह, कॉपर प्लस जिंक, बट यहाँ पे तुम बस निकल एक्स्ट्रा मिला देना, देन दिस विल बिकम द जर्मन सिल्वर. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द ब्रॉन्ज, सो ब्रॉन्ज के लिए क्या है, कॉपर और टिन होता है ना ब्रॉन्ज का, तो Cu प्लस SN. और ये जो टिन है ना, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 50 होता है, इसको हम स्टेनम के नाम से भी जानते हैं, स्टेनम. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 इंपॉर्टेंट नेम्स. ये तुम्हें अदर चैप्टर्स में भी मिलेंगे, लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इनके कंपोजिशंस को बता रखा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स रीड द नेक्स्ट. अब यहाँ पे देखो, 1 part per million ppm of fluoride ions in water prevent the tooth decay. These are the important statements. यहाँ पे कंपोजिशन की इंपॉर्टेंस को बता रहा है कि अगर एक सर्टेन अमाउंट है तो वो टूथ डिके के लिए काम कर रहा है, अगर एक सर्टेन अमाउंट है तो कुछ और ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो चलो हाईलाइट करो, 1 ppm of fluoride ion in water prevent the tooth decay, while 1.5 ppm can cause the tooth to become the molted. Okay, and high concentration of fluoride ions can be poisonous. Example, sodium fluoride is used as the thyroid poison. तो चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंस में ध्यान देना है किसकी, ppm ऑफ फ्लोराइड आयंस के. तो यहाँ पे हमें 1 ppm को ध्यान देना है वर्सेस 1.5 ppm. तो हमेशा इसको याद रखना, एज अ क्वेश्चन इसको क्रिएट करो, जब तुम देखो अपने बुक में तो तुम्हें याद आए 1 ppm में क्या कैसे काम करता है, टू प्रिवेंट द टूथ डिके, और 1.5 में ये क्या कर रहा है, मोल्टेंस द टूथ. ओके, तो देखो नाउ अनदर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे है, इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज डिसॉल्व इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट्स एट द पार्टिकुलर आयनिक कंसंट्रेशन दैट मैच विद द ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड सो ऑन. अगर तुम्हें कभी इंजेक्शन लगा होगा इंट्रावेनस, तो तुमने देखा होगा एक वाइट पाउडर सा सब्सटेंस होता है जो बॉक्स होता है ना इंट्रावेनस इंजेक्शन के, तो और एक लिक्विड होता है. तो दोनों को क्या करता है, पहले मिलाते हैं जो भी नर्स या जो भी होते हैं, देन ये एक वाइटी सॉल्यूशंस क्रिएट होता है, देन उसको वो सिरिंज से लेता है और इंजेक्ट करता है. तो ये जो वाइट वाला सॉल्यूशन होता है कुछ नहीं होता, इट्स लाइक सॉल्ट कंपोजिशन जो प्लाज्मा के लेवल यानी कि ब्लड की तरह कंपोजिशन उसका कर देता है कि ब्लड एक्सेप्ट कर ले उसको. बिकॉज अगर तुम्हें इंट्रावेनस देना है यानी कि वेन के अंदर अगर इंजेक्शन देना है, सो इट शुड बी ऑफ द सेम आयनिक कंसंट्रेशन. ठीक है, अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे होगा तो रिजेक्ट हो जाता है बॉडी की तरफ से.
सो दैट इज वाई यहाँ पे वो जो भी सॉल्ट होता है उसके साथ हमें बॉडी के आयनिक कंसंट्रेशन को अचीव करना पड़ता है, देन it will have to inject inside the veins. Now let's move to the next para. In this unit you will consider mostly liquid solutions and the formations. बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं, चलो देखते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना. सो टॉपिक 1.1 दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, और यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस देखना है. सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. बाय होमोजीनियस मिक्सचर्स वी मीन दैट द कंपोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर. ठीक है, तो जहां पे भी तुम्हें टर्म होमोजीनियस मिले तो तुम्हें उस पॉइंट को ध्यान देना है कि ये जो होमोजीनियस है यहाँ पे तुम्हारे कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज दोनों के दोनों यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सॉल्यूशन. ठीक है, तो जहां पे भी होमोजीनियस मिले वहां पे ये चीज ध्यान देना, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट the mixture. Generally the component that is present in the largest quantity that's known as the solvent. Solvent determines the physical state in which solution it exists. अब ज़्यादा अमाउंट अगर किसी मिक्सचर में लिक्विड का है तो ऑफकोर्स वो लिक्विड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा सॉल्वेंट, क्योंकि उसकी डिटरमाइन करते हैं फिजिकल स्टेट क्या होने वाला है उस सॉल्यूशन का. तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दैट solvent determines the physical state of the solution. Now, one more important component persists in the solution other than the solvent and that is known as the solute. यानी कि जिसका lower concentration होता है वो solute होता है in the solution. तो अब देखो, पहले हम binary solutions के बारे में देखने वाले हैं that consist of the two components, जो एक solute होगा और दूसरा एक solvent होगा, और यहाँ पे दो हो गए ना टोटल. So that is the binary components. So here each important component may be solid, liquid or gaseous state and summarize किया है इसने टेबल 1.1 में. तो चलो देखते हैं. So this is the type of solutions. So first one is the gaseous, second is the liquid solution and third is the solid solution. तो तुमने ये देखा था जो फिजिकल स्टेट है किसी भी सॉल्यूशन का उसको डिटरमाइन कौन करता है, उसका सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है. तो अगर ये गैसियस सॉल्यूशन है यानी कि इसका जो सॉल्वेंट रहा होगा वो गैस रहा होगा, यू कैन चेक. अगर ये लिक्विड सॉल्यूशन है तो इसका जो सॉल्वेंट है वो क्या रहा होगा, लिक्विड रहा होगा. सो लिक्विड लिक्विड लिक्विड. और अगर ये सॉलिड सॉल्यूशन है तो उसका जो सॉल्वेंट है यानी कि जिसका हायर क्वांटिटी है इन द मिक्सचर दैट इज द सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला. नाउ सॉल्यूट यानी कि जिसका लोअर कंपोनेंट है एंड बाय बोथ दे आर मेकिंग द बाइनरी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन. तो चलो देखते हैं. तो पहले तुमने गैस ऐड करा, देन लिक्विड और देन सॉलिड. यहाँ पे हमने तीन ऐड कराया ना तीनों में. ओके, तो जब तुमने गैस को मिलाया गैस के अंदर, सो दिस विल फॉर्म द गैसेस सॉल्यूशन, जो कि एग्जांपल दे रखा है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस. तो ये मिक्सचर कहाँ पे यूज होता है, इन द ऑक्सीजन सिलेंडर्स में यूज होते हैं जो स्कूबा डाइवर्स यूज करते हैं, बिकॉज दे कांट इनहेल द प्योर ऑक्सीजन दैट्स हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. तो हमें उसमें नाइट्रोजन और अदर गैसेस की कंपोजिशन जस्ट लाइक द एटमॉस्फेयर विल हैव टू क्रिएट, देन वी कैन यूज दैट सिलेंडर. ओके, सेकेंड, यहाँ पे हमने लिक्विड को मिक्स किया इन द गैस, सो क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद द नाइट्रोजन गैस. तो यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है दैट इज द लिक्विड और यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस है वो गैस है, एंड ये जो गैस है ये सॉल्वेंट है. सो दैट इज वाई जो फिजिकल स्टेट है इस सॉल्यूशन का दैट इज द गैसियस सॉल्यूशन, बिकॉज सॉल्वेंट ओनली डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि हमने इन टेक्स्ट पोर्शन में देखा था ना. तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द लिक्विड सॉल्यूशन. सो इसमें गैस, लिक्विड और सॉलिड को मिक्स किया इन द लिक्विड ओनली. तो फर्स्ट कंडीशन देखो, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. तो यहाँ पे वाटर है सॉल्वेंट, ऑक्सीजन है गैस और ये है सॉल्यूट, और ये जो वाटर है वो लिक्विड है, यू नो दैट. तो लिक्विड सॉल्वेंट है तो लिक्विड सॉल्यूशन क्रिएट होगा. सेकेंड, यहाँ पे इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. दिस इज मिक्सड इन द वाटर, ये भी लिक्विड फॉर्म में है. ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, और वाटर लिक्विड. तो ये एग्जाम्पल्स है जो अगर तुम्हें आ जाए तो तुम मैच कर सकते हो एग्जाम में. नाउ यहाँ पे देखो सॉलिड सॉल्यूशन. तो सॉलिड के अंदर मिक्स किसको किया है, गैस को, लिक्विड को और सॉलिड को. तो सॉलिड के साथ अगर सॉलिड को मिक्स करा तो वो सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है, दैट इज कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड. तो यहाँ पे सी यू भी सॉलिड है और यहाँ पे जो AU है ये भी सॉलिड है. नाउ एमेलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम. तो यहाँ पे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, जो एमलगम होता है दैट इज द लिक्विड स्टेट में होता है.
और यहाँ पे जो सोडियम है वो सॉलिड स्टेट में है। तो एमलगम है लिक्विड स्टेट में और सोडियम है सॉलिड स्टेट में, पैलेडियम भी सॉलिड स्टेट में है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन किस स्टेट में है, हाइड्रोजन इज इन द गैसियस स्टेट। तो ये दोनों थोड़े अलग से हैं, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है, इन तीनों को हाईलाइट कर दिया। बाकी यहाँ पे जो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, तुम देख के बता सकते हो कि दीज आर लिक्विड और गैस और लिक्विड और सॉलिड, या लिक्विड है लिक्विड, बट ये तीनों थोड़े अलग थे इसलिए मैंने बता दिया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा, दैट इज द subtopic 1.2 expressing the concentration of solution. Okay, so whenever you will have to express the concentration of solution, so this can be done by expressing its concentration, कि उसका concentration क्या है। तो चलो देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक मिस्टेक है, देख क्या। सो if you want to express the concentration of solution, you'll have to express its composition, उसका composition क्या है। so उसका जो composition होगा या तो वो qualitative होगा या फिर वो quantitative होगा। okay, for example qualitative, we can say that the solution is dilute, qualitative। now relative very small quantity of solute or it's concentrated, relatively very large quantity of solute, but in real life this kind of descriptions can add a lot of confusion, and thus we need for the quantitative description of the solution। okay, so in real life we are going to use the quantitative। बट अगर क्वालिटेटिवली तुमने एक्सप्रेस करा, तो जैसे तुमने बोल दिया कि वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है, बट इससे कंफ्यूजन होगा कि कितना डाइल्यूट है, बिकॉज क्वांटिटी तुमने देखा ना, मेजर तो नहीं किया, एंड इफ यू आर गोइंग टू मेजर तो तुम्हें वो क्वांटिटेटिवली करना पड़ता है, जो कि करेक्ट होता है इन द रियल लाइफ सिचुएशंस। ओके, या तुम कह लो कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस। so there are the some of the several ways by which we can describe the concentration of the solutions, and these all things are going with the help of quantitatively, okay, not qualitatively। so this is important और तुम्हें highlight करना चाहिए qualitatively। और ये सारे points important हैं because statements create हो सकते हैं इससे और confusions हो सकते हैं। so the first one that is the mass percentage, जिसको हम W divided by W लिख रहे हैं। so the mass percentage of component of solution is defined as mass of the component of the solution divided by total mass of the solution multiplied by 100, जिससे हमें परसेंटेज मिल जाए। ओके, सो अब इसका एग्जांपल देखो, ये कहाँ कहाँ से यूज हो रहा है। तो ये मेनली यूज होता है इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में। तो कुछ ऐसा है जिसको यहाँ पे एग्जांपल देख रहा है, 10% ग्लूकोज इन वाटर। सो इट्स लाइक अगर 100 सॉल्यूशन है 100 ग्राम्स, ठीक है, तो इसमें 10% यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज है एंड 19 ग्राम, सॉरी 90 ग्राम्स कौन है, वाटर है। ओके, सो इसका जो कॉमन यूज है दैट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस। और यहाँ पे एग्जांपल देखो, कमर्शियली ब्लीचिंग सॉल्यूशंस कंटेनिंग 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। और जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज, इस चीज को ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं लाइक कैलकुलेट द ऑक्सीजन का कंपोजिशन कितना है इन द सोडियम हाइपोक्लोराइड। और अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा देन यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस। सो अगर ये बुक में दे रखा है तो इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द सोडियम हाइपोक्लोराइड। नाउ सेकंड वन दैट इज द वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पे हम वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम देखते हैं। सो द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है टू गेट द परसेंटेज। तो इसको देखो, फॉर एग्जाम्पल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। तो सपोज करो कि अगर 100 ml है सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 10 ml कौन है, इथेनॉल, और यहाँ पे 90 ml है दैट इज वाटर। ओके, तो यहाँ देखो एग्जाम्पल, 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलाइन ग्लाइकॉल, एंड इथिलाइन ग्लाइकॉल इज नथिंग बट CH2OH, CH2OH। okay, and this is used as the antifreeze because it cools the engine। और इसका जो टेम्परेचर है अप टू विच इट कूल्स इट, इट्स लाइक 255.4 Kelvin। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज द mass by volume percentage। okay, so another unit which is commonly used in the medicine and the pharmacy is the mass by volume percentage, and this is very important because ये
फार्मेसी से रिलेटेड है एंड ऑल्सो विद द मेडिसिन, ठीक है। सो इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज द पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम बोलते हैं। एंड इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑल्सो वहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रखा था, लाइक फ्लोराइड का पीपीएम 1 ppm फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टूथ, और 1.5 था तो मोल्टिंग ऑफ द टूथ कर दे रहा था। तो अब देखो ये होता क्या है, नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये रहा पर मिलियन, यानी कि 10⁶, ये रहा 6, और ये है 10 lakhs, और 10 लाख को ही हम बोलते हैं 1 मिलियन। ओके, दैट इज वाई इसने पीपीएम यूज किया है। So as in the case of percentage concentration in parts per million can be also expressed as the mass to mass, या फिर volume to volume, या फिर mass to volume। अब देखो यहाँ पे कैसे है, a liter of sea water which weighs 1030 grams, okay, मतलब 1030 ग्राम है, contain करता है 6 into 10⁻³ grams of dissolved oxygen। Such a small concentration is also expressed as 5.8 gram per ppm, समझ रहे हो। So this concentration of pollutant in water or atmosphere is often expressed in terms of ppm। तो यहाँ पे ये बता रहा है ना कि ये काफी स्मॉल क्वांटिटीज को डोनेट करने के लिए यूज होता है, एंड दैट इज द रीजन ये हेल्प कहाँ पे कर रहा है, टू टेल द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट या वाटर, मतलब जहाँ पे है ना पॉल्यूशन वाटर में या एटमोस्फेयर में, तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं और इसका यूनिट पीपीएम में होता है। और पीपीएम क्या है, म्यू जी, यहाँ पे जो ml है दैट इज लाइक पर मिलीलीटर कह लो, और यहाँ पे जो g है दैट इज डोनेटिंग द वेट, और यहाँ पे जो म्यू है इट्स 10⁻⁻⁶, ठीक है। और यहाँ पे जो इसने एग्जांपल दिया है लिटिल सी वाटर का, तो देखो ये क्या है, लाइक 1030 ग्राम्स, ये टोटल है अमाउंट सी वाटर का, और इसमें जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो कितने में है, 6 × 10⁻³ ग्राम्स में। इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁶, तो तुम्हें ये पीपीएम में मिल जाएगा, एंड दैट इज वाई तुम इसको सॉल्व करोगे तो यूल गेट लाइक दिस 5.8 ppm parts per million। Now next is the mole fraction। This is very important। This is commonly used symbol for the mole fraction, that is x, and the subscript used on the right hand side of x denotes the component that is defined as। तो ये रहा, ये राइट हैंड साइड वाला सब्सक्रिप्ट है जो हम यूज करते हैं। ये जो सारे फॉर्मूले है ना, यूल गेट अंडरस्टैंड ये जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे इससे रिलेटेड, तब यहाँ पे लिखे हुए फॉर्मूले से तुम्हें उतना अच्छा से अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही होगी, आई नो दैट। तो देखो अब x कैसे डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फाइंडिंग लाइक एक्स ए, तो आप तुम क्या फाइंड कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो तुम पहले क्या लिखोगे, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन जो भी है, जितने भी कंपोनेंट है, लाइक Na प्लस Nb। तो ये जो Na प्लस Nb है दैट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, और जो Na है जिसका तुम्हें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना उसका है वो वैल्यू, ठीक है। सो तुम यहाँ पे दोनों कंपोनेंट के लिए अलग अलग फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक्स के लिए फाइंड किया, तुम यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो, इट विल बी लाइक दिस Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। नाउ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो देखो यहाँ पे आई नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस इसने ले रखा है, मोल्स को ले रखा है। So it can be shown that a given solution sum of all the fractions is unity। तो यहाँ पे सपोज करो x1 प्लस x2 प्लस x3 तुमने जितना भी निकाला वो टोटल कितना की वैल्यू होगा, लाइक इट विल बी टोटल इक्वल टू 1। सो मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल properties of solutions, say vapor pressure with the concentration of the solution, and it is quite useful in describing the calculation involving the gas mixture। and also you have to keep in mind ये जो mole fraction होता है that is temperature independent। okay, so this is very useful। तो क्यों यूजफुल है उसका देखो, पॉइंट 1 that is the physical properties, vapor pressure with solution concentration is required for the calculation involving the gas mixture। तो इसके लिए ये मोल फ्रैक्शन का यूज बहुत ज़्यादा है। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अगर क्वेश्चंस क्रिएट होंगे तो इससे न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, जिसको हम देखने वाले हैं इन टेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें। चलो मिल गया द फर्स्ट वन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, ये रहा फॉर्मूला, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। चलो देखते हैं। सो दिस इज क्वाइट इजी। यहाँ पे 20% लिख दे रखा है ना कि इथिलीन ग्लाइकोल की 20% कंपोजिशन है, तो 20% को तुम ले लो एज अ 20 ग्राम्स। तो जो 80% जो तुम्हारा बचा वो हो गया किसके बराबर, इट विल बी लाइक 80 ग्राम्स। चलो हम देखते हैं। तो चलो पहले तुम निकालो मोल्स ऑफ
C2H6O2, that is the ethylene glycol. तो 20 डिवाइडेड बाई 62, बिकॉज 12 12 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 62. ठीक है, तो तुमने ऐसा कैलकुलेट कर लेना है. दैट विल बी इक्वल टू 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट्स क्या हो जाएगा, लाइक इट विल बी लाइक दिस. तो 0.322 मोल के बराबर आ गया. नाउ जो सेकेंड पार्ट फाइंड आउट करना है, लाइक द व्हाट इज द मोल ऑफ वाटर. तो वाटर कितना था, इट वॉज 80 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 18. तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4.4. इसका तुम्हें यूनिट ध्यान देना है, दैट इज जस्ट नॉर्मली मोल तुम्हें लिखना है. ठीक है, तो चलो तुम पहले एक्स फाइंड कर लो. यहाँ पे एक्स क्या है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथाइल ग्लाइकोल, जो कि क्वेश्चन आस्क कर रहा था. तो इट विल बी लाइक दिस, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb. तो यहाँ पे Na कितना है, इट इज 0.322 डिवाइडेड बाई 0.322 प्लस 4.44. सो दैट इज इक्वल टू, so this is equal to 0.068. ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ध्यान देना. मोल फ्रैक्शन का इज यूनिटलेस, सॉरी, मोल फ्रैक्शन इज द यूनिटलेस एंड ऑल्सो इट इज द डायमेंशनलेस. ठीक है, तो ये तो तुमने निकाल लिया XA, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2. नाउ अगर तुम्हें XB फाइंड करना हो, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ water, so that will be equal to 1 minus 0.068, that is equal to 0.932. अभी आपने 1 माइनस इसलिए लिखा बिकॉज वी हैव लर्न दैट कि जो भी सॉल्यूशन, सॉरी, जो भी मोल फ्रैक्शन होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसके, दैट इज इक्वल टू द यूनिटी. तो यहाँ पे सिर्फ दो ही थे, तो एक को हमने फाइंड आउट कर लिया, तो दूसरे को अगर फाइंड आउट करना है तो 1 से इसको माइनस कर लेते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज द मोलैरिटी. तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी हमने चैप्टर 1 में भी देखना होता है, लाइक क्लास 11th की. सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर, एंड दिस 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर. इसको ध्यान देना. ओके, तो मोलैरिटी को कैपिटल M से डोनेट करो. यहाँ पे लिखा है तुमने मोल्स, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर्स. अगर ये वॉल्यूम ml में हो तो कुछ ऐसा होता है. ओके, तो चलो कैलकुलेट करो इस क्वेश्चन को. ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल है, लाइक 0.25 मोल पर लीटर, 0.25 molarity solution of NOH means that 0.25 mole of NOH has been dissolved in 1 liter. So this is quite simple. अगर तुम्हें मोलरिटी दे रखा है लाइक 0.25, तो दैट इज नथिंग. 0.25 मोल को हमने डिसॉल्व किया है 1 लीटर में, सो दैट इज ओनली, ये बोल रहा है. सो एग्जाम्पल 1.2. अब इसमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NOH. तो 5 डिवाइडेड बाई NOH. NOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है, 23 plus 1 24 plus 16, that is equal to 40. This get multiplied by 1000 divided by 450 ml, बिकॉज ये मिली लीटर में था ना, तो ये जो मिली है उसका वैल्यू ऊपर चला जाता है, 1000 हो जाता है. यहाँ पे हमने लिखा था मिली लीटर का फॉर्मूला जैसे हम लिखते हैं. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस विल गेट आवर वैल्यू. अब देखते हैं क्या होता है वो. So that is equal to 10 divided by 36. So that is equal to 0.3, नहीं, 0.278. Okay, so this is equal to 0.278 मोल पर लीटर. तो तुम्हें ध्यान देना है 0.278, अगर तुमने यहाँ पे लिखा ना मोल पर लीटर्स में, तो इसको तुम अलग यूनिट में भी लिख सकते हो, लाइक मोल डेसीमीटर का क्यूब. अब ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, बिकॉज इसने बुक में खुद बोल रखा है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर. और डेसीमीटर को तुम कैसे डोनेट करते हो, लाइक DM. और डेसीमीटर क्या होता है, 10 to the power -1 डेसी का वैल्यू होता है. और तुम्हें इसका क्यूब लेना है, तो इट विल बिकम लाइक दिस 10 to power -3. ओके, और ये वैल्यू किसकी तरफ बिहेव करने लगता है, लाइक 1 लीटर. इसको ध्यान देना. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे हमें मोलैलिटी मिलने वाला है. मोलैलिटी की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है. देखो क्या है, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे काफी क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं मोलैलिटी से और मोलैरिटी से भी, दोनों से.
सो यहाँ पे जो मोलैलिटी है वो स्मॉल एम से हम इसको डोनेट करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी कम है सॉल्यूशन उसको हम सॉल्यूट बोल रहे हैं, उसके में मोल को लेना है एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट को लेना है इन केजी। अगर वो लीटर्स में दे रखा है तो उसको तुम्हें कन्वर्ट करना होगा उसके डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वी नीड द सॉल्वेंट टू बी इन द केजी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान देना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और एक इंपॉर्टेंट है बात कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन कौन से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है। तो फर्स्ट वन इज द मास परसेंट, सेकंड इज द पीपीएम, थर्ड इज द मोल फ्रैक्शन एंड फोर्थ इज द मोलैलिटी। बिकॉज ऑल दिस वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट अपॉन द वॉल्यूम, ये इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ वॉल्यूम, so that is why they get independent from the temperature also। क्या देखो, as mass not depend on temperature, so these all are the temperature independent values। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल 1 मोल पर केजी दैट इज 1 मोलैलिटी है इसका वैल्यू। सॉल्यूशन ऑफ केसीएल मींस दैट 1 मोल 74.5 ग्राम ऑफ केसीएल डिसॉल्व्ड है 1 केजी वाटर में। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये जो पैरा है इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो उसको तुम देख लेना। नाउ मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बिकॉज ये वॉल्यूम पे डिपेंडेंट होता है एंड यू नो दिस फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो अगर ये वॉल्यूम से डिपेंडेंट है तो ये डिपेंडेंट है टेम्परेचर से भी। बाकी ये जो वैल्यूज थे ये मास से डिपेंडेंट थे, बट मास देख लो, मास की और वॉल्यूम की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, सो दैट इज वाई दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। नाउ लेट्स चेक द प्रॉब्लम 1.3। We have to calculate the molality of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 grams of benzene। तो यहाँ पे जो इथेनोइक एसिड होता है इसका यहाँ पे इसने फॉर्मूला दे रखा है। ओके, सो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस इथेनोइक एसिड? तो 12 प्लस 3 15 प्लस 12 लाइक 27 प्लस 32 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 60, ये उसका हो गया मॉलिक्यूलर वेट। और चलो अब सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका हमें मोल निकालना होगा। सो 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, तो इसका मोल क्या होगा? 2.5 डिवाइडेड बाई 60, सो दिस इज इक्वल टू 0.0417, ये हो गया मोल। नाउ हमें बेंजीन के लिए निकालना होगा, तो चलो मोलैलिटी देखते हैं। तो मोल्स कितना हो गया? हमें 0.0417 डिवाइडेड बाई हमें केजी में लेना है बेंजीन को, तो 75 ग्राम्स। तो अगर तुम्हें वहां पे ग्राम में दे रखा है तो तुम्हें इसे केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो जब तुम्हें केजी में कन्वर्ट करना है, और अगर तुमने यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर अगर करा हुआ है तब तो ठीक है, अगर नहीं करा हुआ यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट ऑफ द फिजिक्स, मैंने डाला हुआ है कि तुम कैसे यूनिट को कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राम्स में दे रखा और वी हैव टू यूज द फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ केजी। तो क्या करना है? टू पुट जस्ट डिवाइड, तो हमें क्या पुट करना है? हमें के पुट करना है ना केजी में, बिकॉज ये ग्राम पहले से दे रखा है। तो अगर तुमने इसको डिवाइड किया 1000 से तो ये 1000 ऊपर जाएगा एंड दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस, 41.7 divided by 75 and that will be equal to 0.0556 mole per kg, and this is your answer। Okay, so let's move to the next topic, that is the topic 1.3, solubility। Now what is the solubility? Let's read this first। Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at the स्पेसिफाइड टेम्परेचर, यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पे हमें उसकी सॉल्युबिलिटी को जांचना होता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। तो यहाँ पे जो तुम सॉल्युबिलिटी की बातें कर रहे हो तो ये डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, नेचर पे। और यहाँ पे जो नेचर है वो सॉल्यूट का भी मैटर करता है और सॉल्वेंट का भी मैटर करता है। So let us consider the effect of this factor on the solution of solid, liquid और gas। देखते हैं। So solubility of a solid in a liquid, तब हम देखते हैं इसको कैसे में करना है। So every solid does not dissolve in a given liquid, while sodium chloride and sugar dissolve readily in water, naphthalene and the anthracene do not। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस दे रखा है उसको हम लिख ही लेते हैं। लाइक NaCl की बातें करते हो या फिर तुम ग्लूकोज की बातें करते हो, सो दीज आर soluble in water, but when you talk about the benzene, when you talk about this naphthalene, when you talk about the anthracene,
ठीक है। सो दीज आर, अब देखो स्ट्रक्चर तुम समझ सकते हो ना, अगर तुमने जीओसी करा हो तो उससे तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो कि दो बेंजीन के स्ट्रक्चर को तुम मैच कर दो तो एनेथिलीन बनता है, अगर तीन बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक साथ मर्ज कर दो तो ये तुम्हारा एंथ्रासीन बनता है। ओके, क्योंकि इसमें तीन रिंग होते हैं, तीन, थ्री बेंजोइड रिंग इज एंथ्रासीन, टू बेंजोइड ring is naphthalene, one benzoid ring is the benzene. So these are not soluble in water, not soluble in H2O. Now on the other hand, naphthalene and anthracene dissolve readily in the benzene, but sodium chloride and sugar do not. Okay, तो ये जो तुमने देखा, लाइक जो भी बेंजोइड वाले थे, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, सो दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बट दीज आर माइट बी सॉल्युबल इन द बेंजीन। बट अगर तुम जो वाटर सॉल्युबल के बारे में बातें कर रहे थे, लाइक NaCl एंड ग्लूकोज, दीज आर नॉट सॉल्युबल इन बेंजीन। ये कुछ नहीं, बस लाइक डिजॉल्व लाइक वाले कॉन्सेप्ट पे बातें चल रही हैं। सो इट इज ऑब्जर्व दैट द पोलर सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट dissolves in the non-polar solvent. In general, solute dissolves in a solvent if the intermolecular interaction are similar in the two, or we may say like dissolves like. ठीक है, तो सेम चीज को मैं बोल रहा था, like dissolve like। तो यहाँ पे वाटर क्या था, वाटर जो था तुम्हारा वो था पोलर, जो बेंजीन था वो था नॉन पोलर, बाकी जो NaCl एंड ग्लूकोज थे वो पोलर नेचर को शो कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पे जो Cl है वो निगेटिव है और जो N है वो पॉजिटिव है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंडीशंस ये लाइक डिजॉल्व लाइक की कंडीशन को फॉलो कर रहे थे। और यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यू शुड हाईलाइट दैट polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute in the non-polar solvent. In general, solute dissolves in a solvent if the intermolecular interactions are similar in the two. यानी कि इंटरमोलिकुलर क्या होता है, अब इसको ध्यान दो। इंटरमोलिकुलर होता है बिटवीन टू, और इंट्रामोलिकुलर होता है जहां पे TRA हो, इंटरा, वो होता है बिटवीन वन। तो इंटर और इंटर में डिफरेंस तुम्हें नोटिस करना है, बिकॉज ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। So let's move to the next para. When a solid solute is added to the solvent, some solute dissolves and the concentration increases in the solution. This process is known as dissolution. Okay, so let's read the further. Some solute particles in solution collide with the solid solute particle and get separated, and this thing is known as the crystallization. अब ये बोल रहा है कि कोई सॉलिड है, इसको तुमने वाटर या किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, तो इसके कुछ जो अमाउंट होंगे वो बाहर निकलेंगे और वो डिसॉल्व होंगे इन वाटर, एंड दिस थिंग इज नॉन एज द डिसॉल्यूशन। नाउ इनका जो पार्टिकल जो बाहर निकला है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूट। और पहले से जो वाटर के अंदर या जो भी सॉल्यूशन था, सॉल्वेंट था, उसके अंदर जो मौजूद था, दैट वाज द सॉल्यूशन। ओके, तो जब इन दोनों पार्टिकल्स में कुछ कोलिजन होंगे, कुछ कोलाइड होंगे, तो कुछ पार्टिकल्स क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। सो दिस थिंग इज नोन एज द क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, लाइक सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन, और उसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ऑफ कोर्स ये भी ली चैटर्जी को फॉलो करता है। स्टेज इज reached when the two processes occurs at the same rate, और this thing is known as the dynamic equilibrium. ठीक है, so under such condition, number of solute particles going into the solution will be equal to the solute particles separating out. यानी कि dissolution और crystallization दोनों ही एक dynamic equilibrium को achieve कर लेंगे। ठीक है, so this is like solute plus solvent, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, dynamic equilibrium शो कर रहा है solution के साथ। so at this stage of concentration of solute in solution will remain constant under the given condition. like temperature और pressure यहाँ पे हमें constant रखना है। Okay, similar process is followed when the gases are dissolved in liquid solvent. Such a solution which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure. For example, कि तुमने किसी भी सॉल्यूट को डाला किसी सॉल्यूशन में, वो गैस हो या जो भी हो, तो एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पे उससे ज़्यादा हम एडिशन नहीं कर सकते सॉल्यूट पार्टिकल का, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। An unsaturated solution is one in which solute can be dissolved at the same temperature. और क्या होता है अनसेचुरेटेड, क्या होता है कि मतलब सेम टेम्परेचर हमने कांस्टेंट तो रखा है, बट उसमें और सॉल्यूट को हम ऐड कर सकते हैं। सो दैट थिंग इज नॉन एज द अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। जस्ट लाइक द सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड हम सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड बोलते थे, तो जो अनसेचुरेटेड था उसमें हम किसको, हाइड्रोजन को लाकर ऐड कर सकते थे। ठीक है, और ये अनसेचुरेटेड क्या बन जाता था, सेचुरेटेड बन जाता था। तो सिमिलरली
यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसमें तुम ला के सॉल्यूट को ऐड करते हो और ये फाइनली सेचुरेशन को अचीव करता है, और आफ्टर सेचुरेशन एट द गिवन कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर ये नो मोर फर्दर क्या बोलता है, सॉल्यूट को एडिशन नहीं अलाउ करता है, बिकॉज एट दिस स्टेज डिसोल्यूशन क्या हो जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन के साथ एट द फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। कीप दिस 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में रखो, बिकॉज अगर तुमने यहाँ पे टेम्परेचर चेंज किया तो अगेन ये क्या करेगा, सॉल्यूट को एक्सेप्ट करना चालू कर देगा, उसको हम शायद सुपर सेचुरेटेड बोलते हैं, वो अभी तुम्हारे सिलेबस का नहीं है तो उसको ध्यान नहीं दो। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन, the solution which is dynamic equilibrium with undissolved solute and is the saturated solution and contain the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent। तो ये कुछ नहीं बोल रहा है, जो मैंने एक्सप्लेन करा सेम चीज को बोल रहा है। thus the concentration of solute in which the solution is its solubility, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हाईलाइट कर लो। concentration of solute in such a solution is its solubility, और ये such a solution कौन है, in the saturated, जिसमें हम no more further addition कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुमने किसी को भी डिसोल्यूशन करा तो उतना वो क्रिस्टलाइजेशन कर देगा, ठीक है। सो अर्लियर वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। ऑफ कोर्स वी हैव सीन दैट नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर एंड द टेम्परेचर। नाउ इन एडिशन टू दीज वेरिएबल्स टू अदर पैरामीटर्स दैट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो कंट्रोल दिस फेनोमेनन। तो यहाँ पे हमने किसको देखा, इस पैराग्राफ में हमने दो नेचर को देखा, जिसमें हमने एडिशन ऑफ सॉल्यूट और एडिशन ऑफ सॉल्वेंट को देखा, जिसकी वजह से हमें नेचर में इफेक्ट आ रहा है सॉल्यूशन के। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज द टेम्परेचर का इफेक्ट एंड द प्रेशर का इफेक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस थिंग्स। सो देखो, दिस विल फॉलो द ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, जो कि हमने इक्विलिब्रियम में काफी अच्छे से देखा है। इफ यू हैवंट वॉच्ड द इक्विलिब्रियम लेक्चर यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट, जहां पे हमने काफी अच्छे से इसको डाला हुआ है। दैट लेक्चर इज ऑफ अबाउट मोर देन 3 hours, क्लोज टू 4 hours, जिसमें वी हैव डिस्कस द केमिकल इक्विलिब्रियम काफी अच्छे से, ठीक है। यू कैन गो एंड चेक, पसंद आए तो लाइक, वरना देख लेना। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड in a liquid is significantly affected by the temperature changes. Now, this being dynamic equilibrium must follow the Lee Chatelier. In general, if any nearly saturated solution, the dissolution process is endothermic. Endothermic क्या होता है? Delta H is positive, it is greater than 0. The solubility should increase with the rise in temperature, and if it is exothermic, the solubility should decrease. That tends to ऑल्सो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली। इसको हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में काफी अच्छे से देखा है। सपोज करो जिसका डेल्टा एच यानी कि जो उसका पॉजिटिव होता है चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज एंडोथर्मिक। सो इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, दैट इज हेल्पफुल। इसकी वजह से जो रिएक्शन होता है फॉरवर्ड ड्रिवन होता है एज द ली चैटेलियस कंडीशन। बट वहीं अगर डेल्टा एच निगेटिव हो, सो दैट इज द एक्सोथर्म। एंड इन दिस प्रोसेस अगर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो ये टेम्परेचर क्या होगा, रिएक्टेंट की तरफ ड्राइव होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होगी। बट अगर तुमने टेम्परेचर को डिक्रीज करा तो जो तुम्हारे रिएक्टेंट होंगे वो प्रोडक्ट्स की तरफ ड्राइव होंगे। तो सेम चीज को इसने बोला है, द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी है डिसोल्यूशन, सिंपली और बोलो तो सॉल्यूट का डिसोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर तुमने एक्सोथर्म लिया हुआ है जिसका डेल्टा एच लोअर है 0 से, ठीक है, यानी कि वो निगेटिव है। सो इन दिस कंडीशन अगर तुमने टेम्परेचर को डिक्रीज करा तो यहाँ पे उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होते हुए दिखेगी। ओके, अगर तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती हुई दिखेगी। तो इस चीज को ध्यान देना। और एंडोथर्मिक में हमने कैसे देखा, एंडोथर्मिक में ये देखा अगर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो, द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक एंड फॉर एक्सोथर्म द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज। दिस टेंड टू आल्सो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, जिसको हमने देखा हुआ अच्छे से। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड in liquid. Okay, it is also because solid and liquids are highly incompressible and practically remain unaffected by the changes in the pressure. This thing is holding only for the solid and liquid but not for the gas. Okay,
अगर तुमने इसको समझना है अच्छे से तो तुम अगेन आई एम सेइंग दैट गो एंड वॉच द लेक्चर ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज वहां पे हमने गैस के प्रोस्पेक्टिव से भी देखा होगा कि कैसे प्रेशर इफेक्ट करता है। ओके, और वहां पे क्या होता है, अगर तुमने प्रेशर को इंक्रीज करा, अगर तुमने गैस को साथ देखना है इस चीज को, तो अगर तुमने प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करा ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है सॉल्युबिलिटी के साथ। मतलब इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, जिसको हम देखने वाले हैं इन द सब टॉपिक 1.3.2 सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। सो लेट्स रीड दिस। Many gases dissolved in water. Oxygen dissolved only to a small extent in water. It is dissolved oxygen which is the sustains all the aquatic life. मतलब जो भी वाटर के अंदर एक्वाटिक लाइफ्स होते हैं तो वो किसकी वजह से जिंदा रह पाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन जो कि होता है डिसॉल्व फॉर्म में। ओके, so on the other hand, hydrogen chloride, that is HCl, is highly soluble in water. Solubility of gas in liquid is greatly affected by the pressure. तो तुम कह सकते हो कि ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होता है वो काफी स्मॉल एक्सटेंट में होता है इन वाटर, बट जब HCl की बातें हम करते हैं तो काफी हाईली सॉल्युबल होता है इन वाटर। सो ऑल दिस थिंग्स आर डिपेंडेंट अपॉन द डिफरेंट सिचुएशन, जिसमें से एक सिचुएशन ये है दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाई प्रेशर एंड ऑल्सो ऑन द टेम्परेचर। तो तुमने कई बार ऐसा देखा होगा जब तुम वाटर को हीट करते होगे या बॉईल करते होगे तो जो तुम्हारा बीकर होता है उसमें स्मॉल बबल्स क्रिएट होते हैं। सो दैट इज नथिंग बट जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होते हैं वाटर के अंदर वो वेपराइज होते हैं। ओके, सो अगर तुम उस हॉट वाटर को वेपराइज करके अगर तुम उसको क्या करते हो, फ्रीज करते हो, तो काफी क्रिस्टल क्लियर तुम्हें आइस मिलता है, बिकॉज तुमने उसमें से सारे डिसॉल्व गैसेस को इवापोरेट कर दिया। सो बिकॉज ऑफ दैट जो वाटर होता है वो काफी प्योर फॉर्म में होता है और वो एकदम ही क्रिस्टल क्लियर होता है, जो काफी सुंदर दिखता है देखने में। ओके, सो दैट इज वाई समटाइम्स जो तुम कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आइस का यूज होता है वो काफी क्रिस्टल क्लियर होता है। लाइक तुमने वीडियोस में भी कई सारे देखे होंगे कि वो डायमंड क्रिएट करते हैं या कुछ डिफरेंट शेप्स क्रिएट करते हैं आइस के साथ, तो काफी क्रिस्टल क्लियर होता है। सो दैट इज नथिंग बट वो हॉट वाटर को क्या करते हैं, वो फ्रीज करते हैं, जिसकी वजह से उस बर्फ में कोई गैसेस मौजूद नहीं होता। सो वी कैन से दैट यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैस सॉल्युबिलिटी। Okay, so let's read this. The solubility of gas increase with the increase of pressure. तो चलो, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिसको हमने पीछे वाले पेज पे भी देख रखा है कि solubility of gas increase with the increase of pressure. Now, for a solution of gas in solvent, consider a system as shown in the figure 1.1a. The lower part is solution and the upper part is the gaseous system at pressure P and temperature T. Okay, देखते हैं। So under these conditions, rate of gaseous particles entering and leaving the solution phases is the same. Now increase the pressure over the solution phase by compressing the gas into a smaller volume. This will increase the number of gaseous particles per unit volume. तो ये कुछ नहीं कर रहा, बस इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता करना है कि प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज हुआ गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई। ओके, over the solution and the rate of which gaseous particles are striking the surface of the solution to enter it. Now, अब देखो, the solubility of gas will increase until the new equilibrium is reached, resulting in the increase in pressure of gas above the solution and thus the solubility increases. So let's read the next paragraph. यहाँ पे हम हेनरीज लॉ के बारे में देखने वाले हैं। So Henry was the first to give the quantitative relation between the pressure and solubility of a gas in solvent which is known as the Henry's law. So we are going to discuss the Henry's law here. और हेनरी ही पहले वो आदमी थे जिन्होंने प्रेशर और सोल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन भी बताया था। सो ये लॉ क्या होता है, अब इस लॉ के बारे में समझो। Solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution. तो जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई जब प्रेशर अबव, मतलब प्रेशर जो सरफेस पे था वो हायर था एज कंपेयर टू द बीकर वन। यहाँ पे प्रेशर क्या है, लोअर है अबव द सरफेस, बट सेकेंड सिचुएशन में प्रेशर हायर था, तो जिसकी वजह से तुम देख सकते हो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी हायर है बिकॉज यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स भी ज्यादा है इन दिस लिक्विड। नाउ चलो, Dalton, a contemporary of Henry, also concluded independently that the solubility of gas in a liquid solution is a function of partial pressure of gas. तो यह डेल्टन्स की थ्योरी थी। ओके, तो इन्होंने कुछ ऐसा बताया था
और इन्होंने इंडिपेंडेंटली बताया था, ऐसा नहीं था कि वो हेनरी के साथ मिलकर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। नाउ डेल्टन ने बताया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब इन्होंने ये भी बोला कि ये दोनों भी डिपेंडेंट है, पार्शियल प्रेशर एंड दिस सॉल्युबिलिटी। नाउ इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन एज अ मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी देन इट कैन बी सेड दैट, जब तुम मोल फ्रैक्शन भी यूज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन when you are using the mole fraction, तब ये स्टेटमेंट है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड हेनरी लॉ स्टेट दैट द, अब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको हाईलाइट करूँ अच्छे से, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वेपर फेज पी इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एक्स इन द सॉल्यूशन, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है एक फॉर्मूले के साथ, दैट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू के एच एक्स, और यहाँ पे जो के एच है दैट इज नथिंग बट द हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे जो एक्स है दिस इज द मोल फ्रैक्शन एंड दिस पी इज नथिंग बट द वेपर फेज, ओके, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज, यहाँ पे इसने लिख रखा है। नाउ if we draw a graph between the partial pressure and the gas versus mole fraction of the gas in the solution, तो ऐसा कुछ ग्राफ होता है, this graph is very important, so this is the partial pressure of HCl, या तुम सिर्फ याद कर लो कि ये partial pressure है, that is the mole fraction जिसको हमने x से डोनेट किया है, तो ये लीनियर ग्राफ आ रहा है, लीनियर बिकॉज क्या होता है P इज इक्वल टू KHX, तो ये लीनियर ही होना भी चाहिए। सो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच, यानी कि जो उनके हेनरीज लॉ कांस्टेंट होते हैं वो वेरी करते हैं फॉर डिफरेंट गैसेस एंड द वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 300 केल्विन पे अगर ऑक्सीजन का KH x है, ऑक्सीजन का KH समझ लो कि S है, ठीक है, फॉर ऑक्सीजन, तो सेम 300 केल्विन पे ये फिक्स नहीं है कि तुम हेनरीज लॉ कांस्टेंट S होगा वैल्यू फॉर द हाइड्रोजन ऑल्सो, नो दिस इज नॉट सेम, यहाँ पे दोनों के KH की वैल्यू अलग होगी सेम टेम्परेचर पे भी, ओके। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे देखो, दिस सजेस्ट दैट KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, तो इसको भी हाईलाइट करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। KH क्या है, जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, दैट इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं है, इसका नाम तो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, बट दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, एंड दैट इज द रीजन दिस इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। नाउ तुम्हें एक ध्यान देना, ये जो KH होता है दैट इज इनवर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं, PYQs में भी होते हैं और ये मॉक पेपर्स में भी मिलता है, एग्जाम में भी क्रिएट हो सकते हैं, मतलब जिसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट हायर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लोअर होगी, इस चीज को ध्यान देना। सो इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन 1.11 दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH at the given pressure the lower is the solubility of the gas in the liquid, same thing I told here, okay। Now it can be seen from the table 1.2 that the KH values for both nitrogen and oxygen increases with the increase of temperature, indicating that the solubility of gas decreases with the increase of temperature। तो चलो देखो यहाँ पे, तो ये रहा टेम्परेचर 293 293 293, ओके। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x जो कि है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो ये रहा तुम्हारा पार्शियल प्रेशर, तो इसको डिवाइड करो हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH से, तो KH की वैल्यू क्या दे रखी है 76.48 किलो बार। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट आवर वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1.29 10 टू पावर -5 एंड दिस इज यूनिटलेस बिकॉज ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं ना मोल फ्रैक्शन में। तो चलो ये तुम्हारा अपना मोल फ्रैक्शन मिल गया, अब हमें मिली मोल्स में फाइंड आउट करना है नाइट्रोजन का, और यहाँ पे ये भी दे रखा है दैट इज इट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो 1 लीटर ऑफ वाटर को अगर तुम फाइंड आउट करो कि इसकी मोल वैल्यू क्या होती है, तो बस तुम ऐसे लिख सकते हो 1000 डिवाइडेड बाई 18, सो दैट इज इक्वल टू 55.5 मोल, ओके। तो ये रहा वैल्यू, तो चलो अब पुट करते हैं, दैट इज Na फॉर द नाइट्रोजन दैट इज इक्वल टू Na प्लस 55.5, ओके, ये Na नहीं है, ये x है, सॉरी। तो देखो ये जो Na है वो काफी स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस 55.5, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड विल गेट योर वैल्यू ऑफ Na समथिंग लाइक दिस 55.5 मल्टीप्लाइड बाई x, जो कि x का वैल्यू में पता है 1.29 10 to the -5। सो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सो विल गेट आवर वैल्यू दैट इज इक्वल टू 7.16 10 to the power -4 मोल, बट हमें तो मिली मोल में फाइंड आउट करना था ना, तो अगेन आई एम सेइंग दिस यूनिट मेजरमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखोगे कंफ्यूज होगे, इसको मत देखो, मैं बता रहा हूँ। सो दिस इज द वैल्यू
इंटू 10⁻⁴, ये रहा अपना वैल्यू किसका, एन का, ठीक है, मोल का। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है मिली मोल में, तो सिंपल सी वैल्यू है, सिंपल सी बात है कि ये मोल में दे रखा है, तो अगर तुम्हें मिली मोल में करना है तो यहाँ पे तुम्हें एम पुट करना है, मिली का वैल्यू। सो ऑलवेज कीप इन माइंड टू पुट जस्ट डिवाइड, ये हमने यूनिट और मेजरमेंट में सीख रखा है, यू कैन गो एंड वॉच द लेक्चर। तो तुम्हें मिली का वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻3, तो 10⁻³ से डिवाइड करो, सो 7.16 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 10⁻3, तो ये ऊपर आएगा एंड दिस विल बिकम लाइक दिस 0.716 मिली मोल। ओके, तो ऐसे करके तुम समझ सकते हो। नाउ हेनरीज लॉ फाइंड्स सेवरल एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्रियल एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमेना। सो यहाँ पे कुछ नोटेबल इफेक्ट्स हैं जो कि हेनरीज लॉ की वजह से हो पाते हैं। जो पहला है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड द सोडा वाटर, दैट इज वाई हम एक फिज को महसूस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस CO2 गैस ओनली। और वही रीजन है कि अगर तुम कैप को काफी देर तक ओपन कर दो तो वो फिज, वो टेस्ट चला जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो या फिर सोडा वाटर हो। सो द बॉटल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर, और तुमने जब ढक्कन खोल दिया, खुला छोड़ दिया उसको, तो जो प्रेशर है वो नॉर्मलाइज हो जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर। मीन्स उसके जो गैसेस हैं वो इवापोरेट हो जाते होंगे, यानी कि जो CO2 गैस होगा उसके अंदर जो डिसॉल्व होगा उसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम हो जाती होगी, वो बाहर निकल जाता होगा, तो जिसकी वजह से वो हमें फिज महसूस नहीं हो पाता। नाउ second one, that is the scuba divers must cope up the high concentration of dissolved gases while breathing air at the high pressure underwater। यानी कि हमने क्या देखा कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखा है कि हाई प्रेशर, यानी कि वो पानी के अंदर होते हैं ना बहुत डीप, तो वहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होता होगा। सो दे माइट कोप अप विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस उनके ब्लड के अंदर, ठीक है, वाइल ब्रीदिंग द एयर। नाउ टू इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमोस्फेरिक गैस इन द ब्लड, हमने ये देख लिया ना कि जैसे प्रेशर इंक्रीज हुआ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो उनकी ब्लड में जो डिसॉल्व गैसेस हैं उसकी सॉल्युबिलिटी काफी हायर है। सो व्हेन द ड्राइवर कम टुवर्ड्स द सर्फेस द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, this release the dissolved gases and leads to the formation of the bubbles of nitrogen in the blood, and this blocks the capillaries and creates the medical condition that is called the bends, which is painful and dangerous to life। तो ये क्या बोल रहा है, सपोज करो कि ये नदी है, यहाँ पे कोई स्कूबा ड्राइवर तैर रहा है विद द ऑक्सीजन सिलेंडर जो भी है उसके पास, तो वो बहुत हाइयर मतलब डेप्थ पे है, तो उसके पास प्रेशर हाइयर है। तो प्रेशर कैसे हम देखते हैं, तो चलो कुछ फिजिक्स की यूज करते हैं। सो इट इज द प्रेशर एट द सर्टेन डेप्थ। ओके, सो सोचो कि ये स्कूबा ड्राइवर यहाँ पे था, तो इसकी प्रेशर काफी हाई है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, काफी हाइयर होगी। बट ये जब स्कूबा ड्राइवर ऊपर की तरफ आने लग रहा है, तो इसकी सपोज करो कि फाइनल पोजीशन ये रहा, तो इसका ये रहा डेप्थ, तो इसका जो ρgh है प्लस ρ0 ये काफी लो हो गया बिकॉज इसकी जो हाइट है वो कम हो गई है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई एज कंपेयर टू सॉल्युबिलिटी यहाँ पे जो थी। सो दिस इज द रीजन, यहाँ पे इनके जो ब्लड है यहाँ पे ऑक्सीजन के सॉरी नाइट्रोजन के बबल्स क्रिएट होने लगते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कैपिलरीज को, एंड ये क्रिएट करता है स्पेशल कंडीशन जिसको हम बोलते हैं बेंड्स, जो कि होता है पेनफुल और ऑल्सो फैटल टू लाइफ, डेथ भी हो सकता है इसमें। ओके, हाँ, सो ऑल दिस बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला P इज इक्वल टू KHX। ओके, यानी कि प्रेशर ज्यादा तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। नाउ अब यहाँ पे हमें प्रॉपर तरीका बता रखा है जैसे हम बेंड सिचुएशन को खत्म कर सकते हैं, टू अवॉइड बेंड as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in blood, the tanks used by the scuba diver are filled with the air diluted with the helium। okay, तो इसके अंदर क्या होता है, हीलियम होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑल्सो ऑक्सीजन होता है, तो जिसकी वजह से हम क्या हो पाता है, डिफरेंट केएच के वैल्यूज हो जाते हैं हेनरीज कांस्टेंट, तो उसकी वजह से काफी नॉर्मलाइज हो जाता होगा इनकी सॉल्युबिलिटी, और जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन से बबल क्रिएट नहीं हो पाते होंगे। बिकॉज तुमको देखो ना कि जो नाइट्रोजन का जो कंसेंट्रेशन है वो काफी कम हो चुका है एज कम्पेयर टू द अर्लियर सिचुएशन जो तुम फील करते हो इन द एटमोस्फेयर, जो कि 78% होता है, बट नाउ इन दैट सिलेंडर वो काफी कम है, दैट इज 56% ओनली। तो तुम्हें ध्यान देना है, यहाँ पे हीलियम कितना है 11.7%, यहाँ पे नाइट्रोजन है दैट इज इक्वल टू 56.2%, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दैट इज इक्वल टू 32.1%। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द वेट cylinders used by scuba divers।
नाउ द थर्ड कंडीशन जो कि हेनरीज लॉ की वजह से है, एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ground level. This leads to the low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at the higher altitudes or the climbers. Now, low blood oxygen causes the climbers to become weak and unable to think clearly. Symptoms of this condition is known as the anoxia. तो ये भी काफी सिंपल सी बात है अगर तुम इसको ध्यान से समझो तो। सपोज करो कि यहाँ पे कोई अपना माउंटेन है, तो ये रहा अपना ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल पे तुम खुद देखो ना, जो तुम्हारा प्रेशर होगा वो क्या होगा, हाइयर होगा। बट जब तुम हाइयर अल्टीट्यूड पे जाते हो तो एक हाइट पे चले गए तो वहां पे प्रेशर लोअर होता है, प्रेशर लो होता है। तो अगर प्रेशर लो होगा तो इनके पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी लो होंगी, ठीक है। तो इसके पास ऑक्सीजन की लोअर सॉल्युबिलिटी होती है, तो ऑक्सीजन भी लो होगा इनके पास। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके पास हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। ये बायोलॉजिकल मतलब तरीका है कोप अप विद दिस प्रॉब्लम, बट यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करना है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो इनके पास हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट द ऑक्सीजन कैरियर। तो अगर ऑक्सीजन कैरियर ज्यादा होंगे तो इसकी वजह से इनके पास ऑक्सीजन की जो भी कमी होती है वो काफी हद तक नॉर्मलाइज हो जाती है। बट जो क्लाइंबर्स हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं है ना कि जाते जाते हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाए उनके पास। तो इनके पास ये सिचुएशन होता है कि ये जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इनके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इनके बॉडी में, इनके ब्रेन के पास ऑक्सीजन कम जाता है, इनकी सोचने समझने की पावर कम हो जाती है, ये कॉन्शियस नहीं रह पाते, ज्यादा देर बेहोश भी हो सकते हैं। सो दिस कंडीशन को हम एनोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Solubility of gas in liquid decrease होता है with the rise in temperature. We have discussed this earlier only, okay, in the starting of the topic. So when dissolved, the gas molecules are present in liquid phase and the process of dissolution can be considered similar to the condensation and the heat evolved in the process. So we have learned in the section that dissolution process involves the dynamic equilibrium and thus must follow the Lee-Chatelier principle. As यहाँ पे देखो, dissolution is an exothermic process. The solubility should decrease with the increase of the temperature. तो इसको ध्यान देना, solubility क्या होता है, कम होता है। तुम खुद ही सोच सकते हो ना कि बीकर है, बीकर के अंदर तुमने पानी रखा, जैसे जैसे तुमने इसको हीट करा यहाँ पे बबल्स क्रिएट होते हैं ऑफ ऑक्सीजन के, वो लीव कर देते हैं अपने वाटर को, जिसकी वजह से ये जो वाटर है इसके पास गैसेस नहीं रह पाते बॉइल्ड वाटर के पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात इस टॉपिक में हमें पता चला, वो क्या था, dissolution is similar to the condensation। तो यहाँ पे देखो, dissolution can be considered similar to the condensation and heat is evolved in the process, okay, यानी कि exothermic। इस चीज को ध्यान देना, exo। So let's move to the next topic, that is topic 1.4, vapor pressure of liquid solution, okay। So let's read that para। लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द सॉल्वेंट इज अ लिक्विड। ऑफ कोर्स जो कि सॉल्वेंट होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी शो होता है सॉल्यूशन की तरफ से भी, ये हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही देख लिया था। द सॉल्यूट कैन बी गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड। सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस इन द सेक्शन 1.3.2 जो कि हमने 3 टाइम्स का देखा था। इन दैट सेक्शन वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड एंड द सॉलिड एंड अ लिक्विड। Such a solution may contains one या more volatile components. Generally, the liquid solvent is volatile. तो ये important है, जो liquid solvent होते हैं वो generally volatile होते हैं। The solute may or may not be volatile. So ये दोनों important statements हैं, keep in mind। जो solute यानी कि जो तुमने add करा है वो volatile हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, but जो liquid का जो solvent है वो generally volatile होता है। So we shall discuss the property of only binary solution, that is the solution containing two components, namely the solution 1 that is the liquid in liquid and the 2 that is the solid in liquid. So we are not going to discuss the gas in the liquid। यहाँ पे सिर्फ हमें दो चीजों को डिस्कस करना है। पहला, लिक्विड को लिक्विड में डाल दिया, एक लिक्विड सॉल्यूट था, एक लिक्विड सॉल्वेंट था। दूसरा, एक जो सॉल्यूट था वो सॉलिड था और दूसरा जो सॉल्वेंट था वो लिक्विड था, और दोनों के जो सॉल्यूशंस बने हैं दैट इज द लिक्विड सॉल्यूशन। बिकॉज इनका जो फिजिकल स्टेट है जो कि लिक्विड, वो डिटरमाइन हो रहा है किसकी वजह से, सॉल्वेंट की वजह से। बिकॉज दोनों केसेस में सॉल्वेंट लिक्विड है तो उसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड है। सो लेट्स डिस्कस द सब टॉपिक फर्स्ट, दैट इज 1.4.1, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि इसका सॉल्यूट ले लो या फिर सॉल्वेंट ले लो, दोनों के दोनों एल है यानी कि लिक्विड है।
So let's read the text first, then we'll summarize this. So let us consider a binary solution of two volatile liquids, okay, and donate the components 1 and 2 when taken in a closed vessel. Both components would evaporate and eventually an equilibrium would be established between the vapor phase and the liquid phase. Always keep in mind, कभी भी equilibrium exist होता है तो वो closed vessels में ही होता है, कभी भी open vessel में कभी भी कोई भी equilibrium exist नहीं हो सकता, okay? बिकॉज अगर विसल ओपन है तो ये पूरा यूनिवर्स उसके लिए क्या हो जाएगा, उसका मतलब कर्म धरती हो जाएगा, जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए हमेशा क्लोज विसल होता है, कीप इन माइंड। और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम चैप्टर, वो एनसीईआरटी टेक्स्ट में दे रखा है इन दैट चैप्टर, ओके। सो लेट द वेपर प्रेशर ऑफ द स्टेज बी पी टोटल, और यहाँ पे P1 और P2 क्या है, उसके पार्शियल वेपर प्रेशर है, दो कंपोनेंट जो हमने ले रखा था 1 and 2 के। सो दिस पार्शियल प्रेशर्स आर रिलेटेड to the mole fraction x1 और x2 of the two component 1 and 2 respectively। ये जो भी टेक्स्ट की बातें हैं ये तब तुम्हें ज्यादा बेटर समझ आएंगी जब तुम कोई एग्जांपल कर रहे होगे इसके टेक्स्ट वाले, ठीक है। सो द फ्रेंच केमिस्ट फ्रांसिस मार्टी राउल्ट, जो भी है राउल्ट बस याद रखो, 1866 में इन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था, ओके। तो राउल्ट्स लॉ होता है, उसको हम बोलते हैं द रिलेशनशिप इज नोन एज द राउल्ट्स लॉ व्हिच स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, दैट इज वाई हमने दो वोलेटाइल लिक्विड लिया था, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to the its mole fraction of the solution। देखो कैसा है, ये रहा वो partial pressure directly proportional to the mole fraction, तो ये रहा और ये रहा वो वैल्यू कंपोनेंट 2 के लिए और कंपोनेंट 1 के लिए, ओके। तो चलो एक बार इसको हम एग्जांपल में देखते हैं, तब अच्छे समझ लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। वेयर P02 represent the vapor pressure of the pure component 2 according to the Dalton's law of the partial pressure, the total pressure over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressure of the component of the two solution, जो कि P1 plus P2 थे। तो ये जो लॉ इसको क्या बोल रहे हैं, परफेक्टली पास कर रहा है, वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको ध्यान देना। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, और वो दो कंपोनेंट थे x1 और x2 जो कि मोल फ्रैक्शन थे उन दो कंपोनेंट्स के। तो ये रहा टोटल प्रेशर, बिकॉज हम P1 को कैसे लिखते हैं, P1 शुड बी रिटन लाइक दिस x1 P1 नॉट, तो इसको हमने ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू को। सो आफ्टर डूइंग दिस हमें एक ये मिलता है इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन जो है हमें ये मिलता है, और ये रहा अपना तीसरा इक्वेशन। ये तीनों करेक्ट है, और तीनों में से कोई सा भी फॉर्मेट पूछ सकता है क्वेश्चन में, और तुम्हें तीनों को याद रखना है, ओके। बस तुम्हें ज्यादातर किसको याद रखना है, फर्स्ट वाले को, क्योंकि तुम फर्स्ट वाले से डिराइव कर सकते हो बाकी दो को। और कीप इन माइंड यहाँ पे x1 प्लस x2 होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू 1, ओके। और यहाँ पे जो भी पार्शियल प्रेशर होगा दे रखा होगा क्वेश्चन में। नाउ फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द इक्वेशन 1.116। तो ये रहा वो इक्वेशन, इसमें क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस P2 माइनस P1 इंटू x2, ये किसको बता रहा है, टोटल प्रेशर को बता रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, एंड दिस थिंग इज गिवन इन द इक्वेशन 1.16, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक मोल फ्रैक्शन की वजह से तुमने टोटल प्रेशर बताने में तुम कामयाब हो, ओके। और देखो दूसरा इक्वेशन, टोटल वेपर प्रेशर दैट इज P ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, दिख ही रहा है तुम्हें इस इक्वेशन में, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट देखो, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 and 2 दैट इज क्या, दैट इज P01 and P02, अरे नॉट ऊपर नीचे कर लो ना, P01 and P02, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1। अब देखो ये वाला इक्वेशन किस में बोल रहा है, इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉटेड है, सो लेट्स सी दिस, द प्लॉट ऑफ P1 and P2 वर्सेस द मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 and x2 ऑफ अ सॉल्यूशन। यहाँ पे एक लीनियर ग्राफ प्लॉटेड है, सो दिस इज द प्योर कंपोनेंट का प्रेशर 1, और ये रहा प्रेशर 2 के लिए, और यहाँ पे टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 के बराबर है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन यहाँ पे ले रखा है। नाउ these lines 1 and 2 pass through the point for which x1 and x2 are equal to unity, okay। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से पास आउट कर रहे हैं, और यहाँ पे यूनिटी है, 1 की इक्वल है। सिमिलरली जो प्लॉट 3 है, ये रहा प्लॉट 3, P total versus x2 is also linear, the minimum value of P total, total pressure is
P01 and the maximum value is P02. तो इसको भी हाईलाइट कर लो. The minimum value of P total is P01 and maximum is P02, assuming that component 1 is less volatile than the component 2. Okay. The composition of vapor phase in the equilibrium with the solution is determined by the partial pressure of the component if y1 and y2 are the mole fractions of the given component. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट हैं दोनों इक्वेशंस जिसको हमने देखा था, समथिंग लाइक दैट. हमने ऐसा देखा था प्रेशर का, और सिमिलरली हमने इसको ऐसे भी देखा. तो चलो एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं. इन जनरल देखो ये फॉर्मूला होता है. यहाँ पे जो आई है ना वैल्यू आई यहाँ पे तुम 1 डालो या 2 डालो, तुम पे डिपेंडेंट है तुम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हो. तो चलो मैं इसको समराइज करता हूँ बिकॉज ये काफी लेंदी और वास्ट टॉपिक था, तो तुम्हें समझने में प्रॉब्लम आई होगी माइट भी. तो मैं बस ये बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शन है. ठीक है, ये तो हमने पूरा देख लिया. अब बाकी इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन से हैं और किससे क्वेश्चन क्रिएट होने के चांसेस है वो देख लो. दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन AIMPT 2012. ये डायरेक्टली इसने इक्वेशन पूछा था, इस पे कोई बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा था, डायरेक्टली इक्वेशन पूछा था और ये था वो इक्वेशन. ठीक है, तो तुम्हें ये दोनों इक्वेशंस बनाने आने चाहिए. ठीक है, कैसे तुम्हें ड्राइव करना है वो तुम्हें देखना है. जैसे कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 एंड द प्योर प्रेशर 1 के लिए ये रहा. ओके, और ये रहा 2 के लिए. तो दिस इज नथिंग बट P1 प्लस P2. तो 1 माइनस x1, क्योंकि तुम्हें क्या होता है x1 प्लस x2 तो तुम्हें पता है ना दैट इज इक्वल टू 1, बाइनरी कंपोनेंट है. तो सिमिलरली तुम ऐसे करना और ऐसे ड्राइव कर सकते हो. ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशंस को तुम्हें याद करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो अगर तुम्हें इसको ड्राइव करना हो तो ज़्यादा ध्यान मत देना, बस तुम एक चीज़ ऐसे लिख सकते हो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2. ठीक है, तो ये जो है वैल्यू दैट इज फॉर P1 एंड ये जो वैल्यू है दैट इज फॉर P2. और यहाँ पे जो P1 और P2 है ना, तो ये तो इसके प्रेशर्स हैं, पार्शियल प्रेशर्स. बट ये जो नॉट वाले हैं ये क्या है, दीज आर द प्रेशर्स इन द प्योर फॉर्म. ओके, तो ये कब है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 2. ओके, तो तुम इसको ऐसे भी ड्राइव कर सकते हो. तो ये तुम्हारा P टोटल का वैल्यू हो गया. सेकेंड देखो कैसे ड्राइव करोगे. तो यहाँ पे जो x1 प्लस x2 होता है दैट इज इक्वल टू 1, ये हमने पहले भी देख रखा है. तो हम x1 को यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस x2. कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे लिखने में. ओके, तो ये रहा अपना दूसरा सिचुएशन जैसे हम लिख सकते हैं. और तीसरे सिचुएशन में कुछ नहीं करना, जस्ट इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देना. वेट, जस्ट इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देना 1 माइनस x2 से, यानी कि x1 से तुम डिवाइड कर दो. तो ये क्या हो जाएगा P01 प्लस x2 डिवाइडेड बाई x1 P02. तो जिसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा और ऐसा कुछ दिखेगा. ओके, सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. तो वी आर डन विद दिस. ये ऊपर नीचे कर लेना यार, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है. ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. बाकी इस पॉइंट में ये है इंपॉर्टेंट, और दूसरा चलो इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए देख लेते हैं. ये रहा न्यूमेरिकल्स दैट इज 1.5 एग्जाम्पल. यहाँ पे हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दे रखा है और यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन दे रखा है, यानी कि कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 रहा. सो यहाँ पे देखो इसके जो पार्शियल प्रेशर्स दे रखे हैं ये रहे अपने, लाइक 200 mmHg और 415 mmHg. तो ये फर्स्ट के लिए है और ये सेकंड के लिए है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म. ठीक है, सॉरी डाइक्लोरोमीथेन. तो और दूसरे में हमें जो भी फाइंड आउट करना है, पहले हम फर्स्ट को फाइंड आउट करते हैं उसके बाद देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी है तुम्हें क्या निकालना है, अपना मोल फ्रैक्शन निकालना है फर्स्ट का और मोल फ्रैक्शन निकालना है सेकंड का. तो उसके लिए हमें पहले मोल भी तो पता होना चाहिए दोनों के. तो लेट्स फाइंड आउट. तो इसके मॉलिक्यूलर वेट को देखते हैं. तो फर्स्ट का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, दैट इज CaCl3. तो लाइक 12 प्लस 1 प्लस 35.5 इंटू 3. ओके, सो दैट इज इक्वल टू 85 ग्राम्स. और सेकेंड कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, दैट इज CH2Cl2 है ना. वेट, CHCl3 के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया. नहीं नहीं 85 नहीं होगा, नहीं 119.5 ग्राम्स.
पर मोल। नाउ जब तुम सेकेंड के लिए फाइंड आउट करोगे तो लाइक दे होगा 12 + 2 + 71, तो ये हो जाएगा लाइक 85 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये अपने मिल गया मॉलिक्यूलर वेट 1 और 2 के। नाउ तुम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट के लिए तुम मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो चलो x1 लिखते हैं इसको। सो दैट इज इक्वल टू 25.5 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 119.5 ग्राम पर मोल। ये कब है, ये गिवन वेट है और ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है फॉर द क्लोरोफॉर्म CHCl3 के लिए। ठीक है, ओके। तो आफ्टर डूइंग दिस विल गेट योर वैल्यू, ये होगा 0.213 पर मोल, सॉरी ओनली मोल नॉट पर मोल। ठीक है, तो ये हमें मिल गया x1। अगर तुम्हें x2 फाइंड करना है दैट इज इक्वल टू 1 - x1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा पॉइंट वेट। अभी तो पहले तुम्हें मोल फ्रैक्शन तो निकालना है ना, ये तो हमने मोल फाइंड आउट करा है, एन भी फाइंड आउट करो। दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 85 और ये हो जाएगा 0.47 मोल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें x1 फाइंड आउट करना है। दैट इज इक्वल टू Na प्लस NB। तो x1 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.213 डिवाइडेड बाई 0.213 प्लस 0.47 and that will be equal to 0.213 divided by 0.683 and that will be equal to 0.31 के बराबर कुछ आएगा। ओके, तो ये तुम्हें मिल गया x1। अगर तुम्हें x2 फाइंड करना है तो x2 क्या हो जाएगा 1 - x1, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 1 - 0.31 और ये वैल्यू हो जाएगा अप्रॉक्स इक्वल टू 0.68। ओके, नाउ ये देखो 0.688 और 0.312, तो ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा क्वेश्चन की आंसर था। तो हमें किस किस वैल्यू की हमें जानकारी है, पहले वो देखो। वी नो दैट पार्शियल प्रेशर जो हमें दे रखा है प्योर फॉर्म के लिए, और ये दोनों वैल्यू भी हमें पता है और x2 भी हमें पता है। तो चलो इस वैल्यू को लगा लेते हैं। अगर तुम्हें ये भी नहीं लगाना तो तुम अदर फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, बिकॉज वी नो दैट P टोटल इज इक्वल टू P01 x1 प्लस P02 x2। ओके, तो अगर तुम इससे सॉल्व करते हो तो तुम्हारा ये वैल्यू क्या कितना दे रखा था, लाइक 200, और ये वाला वैल्यू कितना दे रखा था, ये चेक करो 415 mmHg। सो दिस वाज 415, सो दिस गेट मल्टीप्लाइड विद द गिवन मोल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट के लिए वैल्यू कितना था 0.31 और सेकेंड के लिए वैल्यू था that was equal to 0.68. So after doing all this we are going to get the value something around 347.9 mmHg। ठीक है, अब तुम इस फॉर्मूले से सॉल्व करो या इस फॉर्मूले से सॉल्व करो, दोनों का आंसर तो सेम ही आने वाला है ना। तो दिस वाज क्वाइट लेंदी, तो अगर एग्जाम में आया तो आराम से करना। पॉइंट 2 देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। ओके, यूजिंग द रिलेशन हमें ये यूज करना है जो हमने लास्ट एंड ऑफ द टॉपिक में ये वाला फॉर्मूला देखा था ना। ओके, तो वेपर फेज में हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो लेट्स फाइंड फॉर द CHCl3 क्लोरोफॉर्म के लिए देखते हैं पहले। तो वी नो दैट जो टोटल हमने निकाला था वो कितना था 0.688 और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू CHCl3 का नहीं है, ये वैल्यू है CH2Cl2 का। ओके, सो दिस गेट मल्टीप्लाइड विथ 415 डिवाइडेड बाई 347.9। तो ये था अपना टोटल प्रेशर और ये था अपना पार्शियल प्रेशर और ये था अपना मोल जो हमने निकाला था मोल फ्रैक्शन। ओके, सो चलो अब सॉल्व करते हैं। तो दिस वाज द मोल फ्रैक्शन जिसको हमने डोनेट कर देना है x2 से, एंड दिस इज द P2 पार्शियल प्रेशर एंड दिस इज द P टोटल। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला है। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस वी आर गोइंग टू गेट आवर वैल्यू समथिंग अराउंड 0.82। ओके, सॉरी, एंड जब तुम सेकेंड के लिए फाइंड आउट करोगे लाइक x1 को मल्टीप्लाई करो P1 से डिवाइडेड बाई P टोटल, यू विल गेट योर वैल्यू, और ये जो भी वैल्यू होगा दैट विल बी 1 - 0.82 और ये वैल्यू होगा दैट विल बी अराउंड 0.18। ओके, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, काफी लेंथी क्वेश्चन था।
नाउ सिंस CH2Cl2 इज मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, अब ये कैसे पता चला कि ये ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है एज कंपेयर टू द क्लोरोफॉर्म, इसके वेपर प्रेशर से जो कि था 0.82। नाउ यहाँ पे देख लो वेपर प्रेशर 0.82 है। ऑल्सो इसका जो पार्शियल प्रेशर था वो भी हायर था एज कंपेयर टू द CHCl3 क्लोरोफॉर्म से। सो इट मे दस बी कंक्लूडेड दैट द एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर विल बी ऑलवेज रिच इन द कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल। ठीक है, जिसका ज्यादा वॉलेटिलिटी होगा वही तो ज्यादा वेपर प्रेशर में रिच होगा एट इक्विलिब्रियम इन द क्लोज्ड वेसल। जनरल सी बात है। सो दिस वाज द क्वाइट लेंथी क्वेश्चन। इसको आराम से करने के बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर नहीं हो तो फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, so let's move to the next page. Now what is the Raoult's law as a special case of Henry's law? So according to Raoult law, the vapor pressure of the volatile component is given by a solution, that is this formula, and the solution of a gas in liquid. So one of the component is so volatile that it exists as a gas, and we have already seen that the solubility given by the Henry's law, which state that P is equal to KHX. So if we compare the equation of Raoult law and Henry's law, it can be seen that the partial pressure of the volatile component or gas is directly proportional to the mole fraction. इस फॉर्मूले से तुम देख ही सकते हो। सो ओनली द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KH एंड P01 ये डिफर करते हैं आपस में। सो रॉल्ट्स लॉ बिकम्स द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। रॉल्ट स्पेशल केस ऑफ हेनरी, ये RSH यूज करना, कंफ्यूज नहीं होगा। रॉल्ट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, बिकॉज कंफ्यूज हो जाओगे ना, हेनरी स्पेशल केस है, रॉल्ट स्पेशल केस है, तो इसलिए इसको याद रखो RSH। तो चलो इस टॉपिक को समराइज करते हैं, क्या था। तो सो ऐसे याद करते हैं इसको। तो ये रहा रॉल्ट और ये रहे हेनरी। ओके, तो रॉल्ट्स लॉ के हिसाब से P1 इज इक्वल टू X1 P1 नॉट। ओके, और हेनरीज के हिसाब से P इज इक्वल टू KH X। यहाँ पे जो X है दोनों के पास है, दिस इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे जो P01 है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1 इन द प्योर फॉर्म एट द गिवन टेम्परेचर। ठीक है, या एट द सेम टेम्परेचर कह लो। और यहाँ पे जो KH है दैट इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके, तो ये दोनों के दोनों काफी हद तक सिमिलर है, बस हमें यही देखना है। और यहाँ पे जो P01 है और KH है, यही बस दोनों डिफर करते हैं आपस में, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों फॉर्मूले को ध्यान देना, और कौन सा रॉल्ट का है और कौन सा हेनरी का, इसमें कंफ्यूज मत होना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सो फर्स्ट read this vapor pressure of a solution of solid in liquid. So another important case of solution consists of solid dissolved in the liquid. तो ये रहा अपना प्योर सॉल्वेंट और ये रहा सॉलिड जो कि डिसॉल्व हो रहा है इन द लिक्विड। सो फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, केन सुगर इन वाटर एंड आयोडीन एंड सल्फर डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। अच्छा, तो चलो इसमें बस एक दो स्टेटमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। पहला, तो मैंने से ले लो, ग्लूकोज ले लो, यूरिया ले लो या केन सुगर ले लो, दीज आर इन सॉल्यूशन में, मतलब ये डिसॉल्व हो सकते हैं। एंड आयोडीन एंड सल्फर डिसॉल्व इन द कार्बन डाइसल्फाइड। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नाउ some physical properties of these solutions are quite different from those of the pure solvents. तो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर, लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर vaporizes and under equilibrium condition the pressure exerted by the vapors of the liquid over the liquid phase is called the vapor pressure. तो ये जो डेफिनेशन है उसको कर लो तुम याद। याद क्या करना है तुम्हें, डिफरेंशिएट करने आना चाहिए बाकी के ऑप्शंस में कि कौन सा ऑप्शन वेपर प्रेशर को डोनेट कर रहा है। ओके, सो liquid at a given temperature vaporize and water equilibrium condition, and under the equilibrium condition the pressure exerted by the vapors of the liquid over the liquid phase, ठीक है, that is the vapor pressure. So in a pure liquid the entire surface is occupied by the molecules of the liquid and this is the molecules of the liquid. चलो देखते हैं, decrease in the vapor pressure of the solvent and account of the presence of solute in the solvent. ऑप्शन ए देखो,
evaporation of the molecules of solvent from its surface is donated by this ball. And option B, in solution solute particles have been donated by this color and they occupy the part of the surface. यानी कि जब प्योर सॉल्वेंट था, इसमें कोई मिक्सचर नहीं था किसी भी सॉल्यूट का, सो इन दैट सिचुएशन तुम देख सकते हो ये जो भी है वाटर मॉलिक्यूल्स कह लो या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कह लो, ये ऑक्यूपाई करते थे सरफेस को इवनली, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट जब तुमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला दिया है ना, एक सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया है, इन दैट सिचुएशन जो सरफेस एरिया है वहां पे इन दोनों का हस्तक्षेप है, यानी कि दोनों है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है. सो इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट टू अ गिवन सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज solely from the solvent alone. So this vapor pressure of the solution at a given temperature is found to be lower than the vapor pressure on the pure solvent at the same temperature. तो ये क्या बोलना चाह रहा है, पहले इस चीज को समझो, दिस इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे बस ये है कि सोचो कि कोई प्योर सॉल्वेंट का बीकर था, उसका एक सर्टेन वेपर प्रेशर था, उसमें कोई सॉल्यूट तुमने ऐड नहीं करा था, बट जैसे जैसे तुमने सॉल्यूट ऐड करा उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं that vapor pressure decrease by adding non-volatile solute particles, कह लो solute particles in solution. और इसका जो रीजन होता है ना, दिस इज बिकॉज जब तुमने कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया तो जो सरफेस एरिया है या जो भी सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स था उसके साथ कॉम्पीट करने के लिए सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. सो द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन कवर्ड बाय बोथ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एज सरफेस ऑफ सॉल्यूशन कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम, यानी कि सॉल्यूट ऑल्सो एंड सॉल्वेंट ऑल्सो. तो दिस इज बिकॉज द रीजन इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. तो इससे में ये बात पता चलता है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, तभी तो सॉल्यूट जब आया तो वो डिक्रीज होते हुए दिख रहा है. तो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, जो भी हमने यहाँ पे देखा था. तो बस ये पैराग्राफ यही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा था. नाउ देखो, द सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. यहाँ पे तो हमने एजर्सन देखा था जो कि हमने ऊपर देखा, अब इसका रीजन जो नीचे मैंने बताया वही सेम चीज इसने बता रखा है यहाँ पे. सो देयर बाय द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड. Consequently, the number of solvent molecule escaping the surface is correspondingly reduced and thus the vapor pressure is also reduced. काफी अच्छा क्वेश्चन है जहां से assertion reason के क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, तो ध्यान देना. Now, the decrease in the vapor pressure of solvent depends on the quantity of non-volatile solute present in the solution. तो हमेशा ध्यान देना, यहाँ पे जो तुमने non-volatile solute को ऐड करा है ना, इसके क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है कि कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है. नेचर पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये सॉल्यूट के नेचर से इंडिपेंडेंट है. सो कीप इन माइंड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर. फॉर एग्जांपल, अ डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज टू 1 kg ऑफ वाटर इज नियरली सिमिलर टू द प्रोड्यूस बाय एडिंग 1 मोल ऑफ यूरिया. तो तुमने ये देखा ना, यहाँ पे जो यूरिया है और यहाँ पे जो ग्लूकोज है, इन दोनों को आयंस में तोड़ा नहीं जा सकता. तो सोचो कि ये 1 और 1 है और तुमने इसमें 1 मोल डाला, तो ये भी 1 into 1 है. तो इनके जो डिक्रीज हुए वो इक्वल हुए वेपर प्रेशर में. अब वो एक ग्लूकोज है एक यूरिया है, इसके सॉल्यूट के नेचर से तो ये इंडिपेंडेंट है, बस डिपेंडेंट किस पे है, इसके क्वांटिटी पे. बट अगर यहाँ पे KCl होता और एक यहाँ पे ग्लूकोज होता तो यहाँ पे कंडीशन अलग होता. यहाँ पे ग्लूकोज के तुम लाइक 0.5 मोल लेते, नहीं रुको, यहाँ पे ग्लूकोज के तुम 1 मोल लेते और यहाँ पे तुम KCl के 0.5 मोल लेते, तब यहाँ पे दोनों के वेपर प्रेशर सेम होते डिक्रीज होने के बाद. बिकॉज यहाँ पे जो KCl है ये क्या में हो जाता, K प्लस Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो जाता और K का भी वैल्यू 0.5, Cl का भी वैल्यू 0.5, देन बोथ इक्वल टू 1. ठीक है, तो तुम ऐसे करके भी ध्यान दे सकते हो. और तुमने ऐसे क्वेश्चन देखे भी होंगे अगर तुमने नीट पहले भी अटेम्प्ट किया होगा या जेई, और अगर तुमने मॉक भी दिए होंगे तो भी तुम्हें क्वेश्चन मिले होंगे. नाउ रॉल्ट लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म कैन बी स्टेटेड एज. तो अब देखो रॉल्ट्स लॉ का एक परफेक्ट डेफिनेशन इसने बताया. फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. सो दिस इज नथिंग बट दिस. For any solution, partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to the मोल फ्रैक्शन. तो ये बोल रहा है कि ये मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है.
So in binary solution, let us donate the solvent by 1 or solute by 2. When the solute is non-volatile, okay, only the solvent molecules are present in vapor phase and contribute to the vapor pressure. तो in that situation सिर्फ solvent ही molecule है जो responsible है वेपर प्रेशर के लिए, बट इसकी वजह से सॉल्यूट की वजह से क्या हो गया, वेपर प्रेशर तो रिड्यूस हो गया ना, बिकॉज वो तो खुद वोलाटाइल नहीं है, खुद तो वो इवेपोरेट हो नहीं पा रहा, बट सरफेस एरिया को तो कवर कर ले रहा है. सो दैट इज द रीजन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाते हैं बाय द एडिशन ऑफ द सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. सो दिस इज द वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे. एक्स एक्सिस पे है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. तो यहाँ पे तुम लीनियर ग्राफ देख सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. सो दिस इज फिगर 1.5. If a solution obeys the Raoult's law for all concentration, its vapor phase would vary linearly from 0 to the vapor pressure of the pure solvent. तो ये रहा 0 और ये रहा vapor pressure of the pure solvent, and this thing is following the Raoult's law at all concentrations. और हमने यहाँ पे ये भी दिखा था, partial pressure is directly proportional to the mole fraction. नाउ यहाँ देखो ये फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा, ये सेम चीज ने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दिस इज द फॉर्मूला जो हमने पहले भी देखा था रॉल्ड्स लॉ के लिए. सो द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट P01. सो अ प्लॉट बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन इज लीनियर, और ये रहा वो लीनियर प्लॉट जो हमने देख लिया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द आइडियल एंड द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. सो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द आइडियल एंड नॉन आइडियल. तो तुम्हें ध्यान देना है कि लिक्विड लिक्विड के लिए जब बातें करते हो तभी ये एप्लीकेबल है, बाकी तुम गैस लिक्विड या फिर सॉलिड लिक्विड के लिए करोगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा, ओनली फॉर द लिक्विड एंड लिक्विड. ओके, सो व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं. तो जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाया पहले उसको देख लो. जो भी आइडियल सॉल्यूशन होता है वो रॉल्ड्स लॉ को ओबे करता है. पहला कंडीशन इसका ये होता है, obeys the Raoult's law at all entire range of the concentration, and that is why अगर तुमने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर आएगा. इसमें और किसमें, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर में. जो सेकेंड है, इसके एग्जांपल्स, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसके एग्जांपल्स हैं, पहले देख लेते हैं इसके थ्योरी को. सो द सॉल्यूशन विच ओबेज द Raoult law over the entire range of concentration are known as the ideal solution, जो हमने देख लिया. The ideal solutions have two other important properties. वो होता है enthalpy और ये होता है delta V. अब देखते हैं. The enthalpy of mixing of the pure component to form a solution is 0 and the volume of mixing is also 0. यानी कि जब तुम दो सॉल्यूशन को जब तुमने मिक्स कराना तो उसके enthalpy में भी कोई चेंज नहीं आया, उसके enthalpy of mixture में, और उसका कोई वॉल्यूम चेंज भी नहीं हुआ. ओके, सो इट मीन्स दैट नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड. ओके, डेल्टा एच काफी न्यूट्रल सा है, 0 है. अगर ये पॉजिटिव होता तो तुम बोलते थे एंडोथर्मिक है, नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक बोलते. तो यहाँ पे कोई हीट में चेंजेस नहीं आ रहे, एंड ऑल द कंपोनेंट्स व्हेन मिक्स, तो उसका वॉल्यूम भी क्या रहा, इक्वल रहा सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू कंपोनेंट, यानी कि कोई चेंजेस नहीं आ रहे. सो एट मॉलिक्यूलर लेवल आइडियल बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द कंसीडरिंग टू कंपोनेंट्स ए एंड बी. तो ये जब तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, यू आर एक्सप्लेनिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल, ध्यान देना. सो in pure component, the intermolecular attractive interaction will be a type of A and B, whereas the binary solution, in addition of the two interaction, that is A-B type interaction, will be also present. If the intermolecular attractive force between the A and B are nearly equal to A-B, this leads to the formation of ideal solution. अब यही बोल रहा है कि सपोज करो कि तुमने कोई दो सॉल्यूशन ऐड करा, लिक्विड लिक्विड था ना ये आइडियल सॉल्यूशन के बीच में. तो सपोज करो कि तुमने क्या ऐड करा, एक एन हेक्सेन ऐड करा और एक एन हेप्टेन ऐड करा. ओके, तो यहाँ पे जब तुम सॉल्यूशन को ऐड करोगे तो किस टाइप के फॉर्मेशन होंगे, तुम इसको मान लो ए मान लो हेक्सेन को और बी मान लो हेप्टेन को. तो ये हेक्सेन और हेक्सेन के बीच में बॉन्ड बनेंगे, वो हेप्टेन और हेप्टेन के बीच में बॉन्ड बनेंगे, और वो हेक्सेन और हेप्टेन के बीच में बॉन्ड बनेंगे. तो यहाँ पे तुम तीन टाइप के बॉन्ड्स को देखते होगे सॉल्यूशन के अंदर, तुम देख पाओगे. ठीक है, ओके. नाउ आइडियल सॉल्यूशन ये तब कहलाएगा जब इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स तुम कह लो, वो A या फिर B इक्वल होगा A के. सो इन दैट सिचुएशन यू कैन से दैट हाँ ये आइडियल सॉल्यूशन है. ओके, अब देखो, अ परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर, बट सम सॉल्यूशंस आर नियर आइडियल इन बिहेवियर, नियर आइडियल, बिकॉज ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन मिलना थोड़ा मुश्किल है.
तो उसके जो एग्जांपल है वो देखो, सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एन हेक्सेन एन हेप्टेन. सेकंड दैट इज द ब्रोमोमीथेन एंड क्लोरोइथेन. एंड थर्ड दैट इज द बेंजीन एंड द टॉल्वीन. दैट इज द ब्रोमोइथेन, ध्यान देना, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, एन हेक्सेन एन हेप्टेन एंड द बेंजीन एंड द टॉल्वीन. So this was all about the ideal solution. Now let's come to the non-ideal solution. अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और एक निगेटिव डेविएशन शो करता है. सो फर्स्ट रीड दिस. पहली बात, अगर ये नॉन आइडियल बोल रहा है तो तुम्हें सीधा पता चलना चाहिए कि ओबे नहीं कर रहा होगा रोल्स लॉ को इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के लिए, यानी कि ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई नहीं हो रहा होगा. For non-ideal, this is not applicable. So when a solution does not obey the Rolle's law over the entire range of the concentration, it's said to be non-ideal. Now vapor pressure of such solution is either higher or lower, यानी कि vapor pressure ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. Now then the predicted by the Rolle's law. Okay, if it is higher, the solution exhibits the positive deviation, and if it's lower, it exhibits the negative deviation. Okay. Now let's talk about the two type of deviation which is present in the non-ideal solutions. The first is the positive deviation and the second is the negative deviations. तो पहला जो positive deviation उसके बारे में देखते हैं. So जो positive deviation होता है इसमें वेपर प्रेशर हायर होता है, यानी कि जब तुम दो, सपोज करो कि कोई सॉल्यूट है A और B, जब तुम इनको मिक्स करोगे तो AA और BB के बनेंगे और AB बनेगा. ओके, तो यहाँ पे जो जो AA और BB होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू AB. यहाँ पे देखो, AB is weaker than AA and BB as AB will find easier to escape in the atmosphere. This causes the increase in vapor pressure. So let's read that. The cause for these deviations lie in the nature of interaction at the molecular level. तो हमेशा ध्यान देना है जो भी interactions हो रहे हैं, all these things are happening at the molecular level. In case of positive deviation from the Rolle's law, AB interactions are weaker and those between the AA and BB are stronger as compared to these two. Okay. Now intermolecular attractive force between the solvent molecules are weaker than those between the solute and solvent. For example, ये जो था वो तुम्हारा solute था और यहाँ जो बीच जो था वो तुम्हारा solvent था. तो यहाँ पे जो दो टाइप के molecular interactions हो रहे हैं, पहला interaction between the solutes, दूसरा between the solvents. Okay. और जो थर्ड टाइप ऑफ इंट्रैक्शन है दैट इज बिटवीन द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. तो यहाँ पे जो सॉल्यूट एंड बिटवीन द सॉल्वेंट जो इंट्रैक्शन है दिस इज वीकर एज कंपेयर टू द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. Okay, so these means that such solutions molecules of A or B will find easier to escape than in the pure state. Okay, so इसकी वजह से this will increase the vapor pressure results in the positive deviations. तो ये रहा इसका ग्राफ देखो. सो दिस इज शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन. यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन 0 है. सो यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दिस इज हायर एज कंपेयर टू AA और BB. ओके, तो इसे ध्यान देना. दिस इज द ग्राफ बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन. और ये है निगेटिव डेविएशन का. यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर जो है बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इसकी वजह से लोअर हो जा रहा है. ओके, सो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो निगेटिव में होता है. नाउ अब एग्जांपल्स को देखते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन के हैं. मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन. तो ये रहा इथेनॉल और ये रहा एसीटोन. ओके, सो ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है. कैसे शो करते हैं, इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम्स आर प्रेजेंट. ये जो प्योर इथेनॉल होंगे ना, तो सपोज करो तुमने अगर ए से रिप्रेजेंट करा इसको, तो यहाँ पे ए और ए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, H बॉन्ड. ओके, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द एसीटोन तो यहाँ पे क्या होता है, होस्ट मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक ग्रुपो. ऑन एडिंग द एसीटोन्स, जब तुमने ये वाला एसीटोन ऐड करा यहाँ पे ए और ए के बीच में, तो इसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो ब्रेक हुई और एसीटोन, सपोज करो तुमने इसको बी से रिप्रेजेंट किया, एसीटोन और इथेनॉल के बीच में इंटरेक्शंस होता है एट द मॉलिक्यूलर लेवल. ओके, सो दिस इज वीकर एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Now, due to the weakening of the interaction, the solution shows the positive deviation because the vapor pressure increases. Now, from the Raoult's law, a solution formed by adding the carbon disulfide to acetone, a dipole interaction between the solute-solvent molecules are weaker. अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल है वो कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन के बीच में है. सो यहाँ पे भी अगेन जो सॉल्यूट है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन के. So
यहाँ पे देखो, दिस सॉल्यूशन विल आल्सो शोज द पॉजिटिव डेविएशन बिकॉज रिस्पेक्टिव इंटरेक्शन अमंग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। सो ये रहा जो दो टाइप के जो इंट्रैक्शंस थे। तो फर्स्ट इंट्रैक्शन जो था पॉजिटिव डेविएशन का, उसका हमने देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव डेविएशंस। तो नेगेटिव डेविएशन का जो पहला तुम्हें पॉइंट था वो क्या था? वेपर प्रेशर जो होगा डेल्टा बी, दैट विल बी नेगेटिव। यहाँ पे जो ए या फिर बी यानी कि सॉल्यूट ले लो या सॉल्वेंट ले लो, दिस इंट्रैक्शंस आर वीकर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस। तो ये नेगेटिव डेविएशंस वगैरह देखो, ए एंड बी आर वीकर देन दोज बिटवीन द ए बी एंड लीड्स टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर, दैट इज व्हाई आई एम टेकन लोअर देन जीरो। ओके, रिजल्टिंग इन द नेगेटिव डेविएशंस। इसका जो एग्जांपल है दैट इज द फेनॉल एंड अनिलीन, सेकंड इज क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तुम्हें एग्जांपल से याद रखते हैं बिकॉज एग्जांपल काफी बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। तब देखो, इन द केस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द फेनॉल प्रोटॉन एंड द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटॉम्स ऑफ एनिलीन। तो सपोज करो कि ये रहा अपना फेनॉल और ये रहा एनिलीन। तो यहाँ पे लोन पेयर्स मौजूद होंगे नाइट्रोजन पे, और जो यहाँ पे फेनॉल का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, फेनोलिक प्रोटॉन, यहाँ पे जो प्रोटॉन है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, देन द रिस्पेक्टिव। नाउ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्रिएट करेंगे। देन वी विल एबल टू से दैट ए बी इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट। Now similarly a mixture of chloroform and acetone forms the solution of negative deviations। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, तो यहाँ पे देखो H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। ये रहा एसीटोन और ये रहा CH3, दैट इज क्लोरोफॉर्म। So because chloroform molecule is able to form the hydrogen bond with the acetone, so this is stronger as compared to solute or solvent. Now this decrease the escaping tendency of molecule for each component and consequently the vapor pressure decreases, resulting in the negative deviation from the Raoult's law। तो negative deviation क्या होता है? Negative deviation decrease the escaping tendency of each A, B। तो इसे ध्यान देना, यहाँ पे डिक्रीज होता है, दैट इज वाई ये नेगेटिव डेविएशन है, और वहां पे इंक्रीज हो रहा था एस्केपिंग टेंडेंसी, तो वो था पॉजिटिव डेविएशन। नाउ सम लिक्विड्स ऑन अ मिक्सिंग फॉर्म्स द एजोट्रॉफ। एजोट्रॉफ डिफरेंट होते हैं which may be are the binary mixtures having the same composition in liquid and the vapor phase and boil at the constant temperature। तो ये जो एजोट्रॉफ्स होते हैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। So in such case not possible to separate the components by the fractional distillation। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, there are two type of azotrophs called the minimum boiling azotroph and the maximum boiling azotrophs। ओके, तो यहाँ पे मैं मेनली क्या याद रखना है, मेनली हमें एग्जांपल्स को याद रखना है। तो जब तुम्हें मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉफ आए, यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल जो है तुम्हारा दैट इज इथेनॉल एंड वाटर। जब तुमने पॉजिटिव डेविएशंस देखा था तो वहाँ पे तुमने दो एग्जांपल्स देखे थे। द फर्स्ट वन वाज द इथेनॉल एंड एसीटोन, एंड जो सेकेंड था दैट वाज कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। देन वी सॉ द नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में हमने जो एग्जांपल देखा था वो थे फेनॉल और एनिलीन के बीच में, और जो सेकेंड एग्जांपल था दैट वाज बिटवीन द क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो ये सारे एग्जांपल को तुम्हें ध्यान देना है, और जो लास्ट वाला एग्जांपल होने वाला है दैट इज द मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉफ। तो ये किसके बीच में होता है, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, अगर तुम आइडियल सॉल्यूशन का देखो तो इसको भी लिख लो। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल हमने कितने देखे थे, 3 देखे थे। फर्स्ट वन एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन,
जो सेकेंड था वो था ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन। ओके, और जो थर्ड था दैट वाज द बेंजीन एंड द टॉल्यूइन। ओके, तो ये जो सारे एग्जांपल्स थे उनको मैंने सब जगह एक जगह लिख दिया। अब चलो इसे हाईलाइट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। सो आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ फॉलो करते हैं। एग्जांपल एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन, बेंजीन एंड टॉल्यूइन। जो सेकेंड था दैट वाज द पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन वो होता है जिसका वेपर प्रेशर हायर होता है, इसके जो सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल था इथेनॉल एंड एसीटोन। जो सेकेंड एग्जांपल था वो कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन था। जो थर्ड पॉइंट हमने देखा दैट वाज द नेगेटिव डेविएशंस। तो यहाँ पे स्कैपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। तो इसके जो एग्जांपल थे फेनिलीन और एनिलीन था, फेनॉल एंड एनिलीन सॉरी। और यहाँ पे निगेटिव वेपर प्रेशर था निगेटिव डेविएशन। और सेकेंड एग्जांपल जो है इसका दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। देन हमने देखा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, एग्जांपल था इथेनॉल एंड वाटर। और जो लास्ट हम देखने वाले हैं दैट इज द मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप जिसका एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। और ये क्या शो करता है, लार्ज निगेटिव डेविएशंस। तो तुम्हें याद रखना है जो एजोट्रॉप की हम बातें कर रहे हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप हो या मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप हो, यहाँ पे वाटर इन्वॉल्व है, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। बाकी यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ लेट्स चेक द निगेटिव डेविएशन सॉरी मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉफ जिसमें हम निगेटिव डेविएशंस को देखने वाले हैं। सो द सॉल्यूशन दैट शोज द लार्ज निगेटिव डेविएशंस फ्रॉम द रॉल्स लॉ वो फॉल करते हैं द मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप के कैटेगरी में एट द स्पेसिफिक कंपोजिशन। नाउ नाइट्रिक एसिड दैट इज द HNO3 and water are the example of this class of azeotrope. Okay, so the azeotrope has the approximate composition of 68%, that is the nitric acid, and 32% water by mass, ठीक है। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 393.5 केल्विन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इकलौता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट इसने बता रखा है। ओके, so this was all about in lecture 1 and we'll cover the rest 12 pages in the next upcoming lecture. ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अराउंड 30 पेजेस का है। सो दिस विल टेक टाइम और इसका इंपॉर्टेंस भी है बिकॉज क्वेश्चन से अच्छे खास आते हैं। सो इफ़ यू हैव कंप्लीटेड लेक्चर टिल हियर देन यू मस्ट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यू शुड कमेंट, जिससे मुझे पता चले कि आई एम गोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन और नॉट। ओके, यू शुड लाइक ऑल्सो सो आई विल बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम while मेकिंग द लेक्चर्स बिकॉज at this point of time having 200 plus subscriber and making this long lectures तो थोड़ा सा वो लगता है ना, मेहनत लगता है। So you should like and comment. So thanks for watching and stay connected.